तो चलिए शुरू करते हैं 8 बजे का अपने यह प्रोग्राम। यह प्रोग्राम प्रीलिम्स के लिए मैंने शुरू किया है, आपके लिए रामबाण होगा, तो इसको अवश्य आप मिस मत करिएगा कोई भी वीडियो। डेली 8 बजे अपनी एक क्लास समझ के, अपना स्कूल कोचिंग जो भी है वो समझ के आप 8 बजे आ जाया करिए हमारे चैनल पे। सब्सक्राइब नहीं किया जो लोग पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए है कि आप सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा, बेल आइकन आप जरूर दबा दीजिएगा। इसके अलावा हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए हुए हैं तमाम, उन लिंक के थ्रू भी आप हमारे जो फ्री ग्रुप्स हैं टेलीग्राम के उसमें जुड़ सकते हैं, वहां भी आपको नोटिफिकेशंस आते रहेंगे। फिलहाल 8 बजे आप तैयार रहिएगा। ये प्रीलिम्स के लिए स्पेशल सीरीज है, इसमें कुछ बाकी नहीं रखूंगा मैं। सारे प्रश्न, सारे कॉन्सेप्ट, जो अलग से कॉन्सेप्ट बताना होगा क्वेश्चन से इतर, वो भी मैं आपको बताऊंगा, मानचित्रण करवाऊंगा, सब कुछ इसमें हो जाएगा। कुछ अन्यत्र करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको। डेली बस आप 8 बजे ये YouTube हमारा ओपन करके आ जाया करिए। चलिए शुरू करते हैं। अभी भूगोल और इतिहास हमारा चल रहा है, 2-2 सब्जेक्ट को करके हम खत्म करेंगे, ठीक है। तो पहले भूगोल इतिहास समाप्त हो जाएगा, बाकी सब्जेक्ट्स को इसके बाद शुरू करेंगे। ये विभिन्न हमारे क्लासेस भी चलती हैं, पेड ग्रुप्स भी चलते हैं, तो नीचे व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, इनमें से किसी में या एक से ज़्यादा में आपको एडमिशन लेना है तो डिटेल ले सकते हैं व्हाट्सअप करके, और टेलीग्राम ग्रुप से भी हमारे आप जुड़ सकते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अफ्रीका महाद्वीप पृथ्वी ग्रह के भूक्षेत्र के लगभग 20% भाग पर फैला हुआ है। दूसरा है, पृथ्वी ग्रह के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल के 6% भाग पर अफ्रीका महाद्वीप का विस्तार है। तो आपको पता है या नहीं पता है तो बता दूं कि लैंड एरिया और सरफेस एरिया में अंतर होता है। लैंड एरिया मतलब जो आपको दिख रहा है, जो पृथ्वी का भूभाग जिस पर आप रहते हैं, जिसको आप स्थल मंडल कहते हैं, स्थल मंडल क्या है? क्रस्ट और ऊपरी मेंटल का कुछ भाग होता है, उसको हम स्थल मंडल कहते हैं, जो कि नीचे दुर्बलता मंडल में तैरता रहता है, ठीक। कुल पृथ्वी की आंतरिक संरचना में आपको बताया था कि ऊपर क्रस्ट होता है, नीचे मेंटल, ऊपर क्रस्ट होगा, नीचे मेंटल होगा और उसके नीचे कोर होगा। तो केवल भूक्षेत्र की बात करें, लैंड एरिया जिस पे हम रहते हैं, हम आप निवास करते हैं, जिस पे आप सब कुछ देखते हैं, सारी चीजों को, समुद्र है, महासागर है, पर्वत है, पहाड़ है, स्थल है, मैदान है, सब कुछ है, तो वो जो एरिया है उसका 20%, और जो संपूर्ण एरिया है पृथ्वी का, सरफेस एरिया 3 डायमेंशन में जो हम निकालते हैं, उसका 6% क्या है? अफ्रीका महाद्वीप है। आपको पता है पृथ्वी का जो सबसे बड़ा महाद्वीप है वो कौन सा है? अपना एशिया महाद्वीप है। 29.5%, लगभग 30% पृथ्वी के पूरे लैंड एरिया का ये कवर करता है, जबकि अफ्रीका महाद्वीप दूसरे स्थान पर आता है। तो इसके जो है दोनों ही सही उत्तर होंगे, दोनों ही 1 और 2 दोनों, सी इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, एशियाई ब्राउन क्लाउड के संदर्भ में निम्न कथनों का अध्ययन करते हुए सत्य कथनों का चयन करें। जो एशिया में भूरा बादल बहुत फेमस है, काफी चर्चित रहता है अक्सर, खासकर जो उससे जो कृषि गतिविधियां हैं उससे रिलेटेड है, उससे उत्पन्न होता है ये। तो इसके संदर्भ में इन कथनों का अध्ययन करते हुए सत्य कथनों का चयन करें। यह संपूर्ण एशिया में ग्रीष्म ऋतु में विस्तृत मेघ है। तो संपूर्ण एशिया, जहां पे संपूर्ण दे या मात्र दे या केवल दे, इन सब शब्दों में काफी गहन चीजें होती हैं, काफी डाउट्स होते हैं। जहां यह आ जाए वहां पर या तो गलत होगा या तो सही होगा, ठीक है, लेकिन गलत के चांसेस जो है वो ज्यादा रहते हैं। संपूर्ण एशिया में दोस्तों, संपूर्ण एशिया में नहीं, बल्कि यह मध्य दक्षिण एशिया से पूर्वी चीन के मध्य ही पाया जाता है। नवंबर से मई माह के मध्य यह क्लाउड उत्पन्न होता है और प्रतिवर्ष यह देखा जाता है। नवंबर से मई माह के मध्य एशिया से, जो दक्षिण एशिया है उससे पूर्वी चीन के मध्य यह पाया जाता है। जो इसका निर्माण होता है, कृषि जो अवशिष्ट होते हैं, जैसे जैव भार हुआ, जीवाश्म ईंधन का दहन हुआ, अपूर्ण दहन हुआ, राख, धूल, एरोसॉल्स की वृद्धि के कारण यह उत्पन्न होता है। तो दोनों ही सही है इसके, पहला गलत है, दूसरा सही है। संपूर्ण एशिया में नहीं, बल्कि केवल मध्य दक्षिण एशिया से पूर्वी चीन के मध्य पाया जाता है, ठीक। तो ये सेंटेंस ही गलत हो गया, पहला गलत है, दूसरा सही है, क्योंकि कृषि गतिविधियां इसका प्रमुख कारक होती हैं। इसको पहली बार जो एशियाई ब्राउन क्लाउड है, इसको 1999 में
हिंद महासागर एक्सपेरिमेंट के द्वारा, इंडोनेक्स जिसको कहते हैं, उसके द्वारा चिन्हित किया गया था। और हाल ही में चर्चा में रहा। क्यों चर्चा में रहा? क्योंकि इसी पे जो खोजबीन की थी मेदिनी वेंकट रमन, जिनका नाम था एम वेंकट रमन, उनको पिछले वर्ष शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार प्रदान किया गया था, तो इसलिए यह चर्चा में रहा था। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। लिंबू, कार्बी, डोगरिया, कोंद, बोंडा दिया है और विभिन्न प्रदेश दिए हैं, कहाँ ये पाए जाते हैं। ये विभिन्न जनजातियां हैं और किस राज्य में पाई जाती हैं ये बताना है। तो लिंबू जनजाति दोस्तों ये सिक्किम में पाई जाती, बिल्कुल सही है। सिक्किम, पश्चिम बंगाल, नागालैंड, असम आदि राज्यों में पाई जाती है लिंबू। दूसरा है कार्बी। कार्बी हिमाचल प्रदेश में नहीं पाई जाती। कार्बी कहाँ पाई जाती है? असम में। ठीक है, कार्बी जनजाति असम में पाई जाती है। डोंगरिया, कोंद ये उड़ीसा में पाई जाती, बिल्कुल सही है। बोंडा भी उड़ीसा में ही पाई जाती है। तमिलनाडु में टोडा जनजाति पाई जाती है। ओके, तो 1 और 3 केवल सही है, लिंबू और डोंगरिया कोंद ये तीनों सही हैं। तो सही सुमेलित कौन सा है? ए। 1 और 3 इसका उत्तर हो जाएगा। टर्की किनके मध्य स्थित है? जो तुर्की है, टर्की है, किनके मध्य स्थित है? काला सागर व कैस्पियन सागर, काला सागर भूमध्य सागर, स्वेज खाड़ी व भूमध्य सागर और अकाबा खाड़ी व मृत सागर। तो यह काला सागर और भूमध्य सागर के मध्य में स्थित है। ठीक है, काला सागर और भूमध्य सागर। ये देखिए तुर्की है, टर्की है, इसके उत्तर में काला सागर है और दक्षिण में भूमध्य सागर है। ठीक है, दक्षिण में भूमध्य सागर है। तो भूमध्य सागर और काला सागर के मध्य यह स्थित है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? काला सागर व भूमध्य सागर के मध्य टर्की स्थित है। और टर्की के बारे में एक बात जानते रहिएगा कि यह दुनिया का पहला या अकेला मुस्लिम बहुमत वाला देश है, मुस्लिम बाहुल देश है, जो कि धर्मनिरपेक्ष है। ठीक है, ये बोल रहा है सही सुमेलित है। कौन सा सही सुमेलित है इसमें? तो एलब्रुज ये पश्चिमी ईरान, गलत है, उत्तर में है ईरान के। मकरान ये भी उत्तरी ईरान में नहीं है दोस्तों, ये भी गलत है। जो मकरान है दोस्तों यह दक्षिण में है। मकरान कहाँ है? ईरान के दक्षिण में है। जाग्रोस ये पूर्वी ईरान में नहीं है, बल्कि ये पश्चिम में है ईरान के। ठीक, ये भी गलत है। अजरबैजान उत्तर पश्चिमी ईरान में है। ये जो पर्वत है अजरबैजान उत्तर पश्चिमी ईरान में, यही सही है, बाकी तीनों ही गलत हैं। आइए आपको मानचित्र में दिखा देते हैं। ये देखिए ये ईरान है, आपका ईरान है। एलबुज पर्वत कहाँ है? उत्तर में है। ठीक, जाग्रोस ये कहाँ है? पश्चिम में है। उसके बाद आपका मकरान जो है ये दक्षिण में है। ओके, और चौथा अजरबैजान के जो पर्वत हैं, ये अजरबैजान के पर्वत आपको दिख रहे हैं, ये श्रृंखला जो अजरबैजान की है ये उत्तर पश्चिमी ईरान में है। ठीक है, उत्तर पश्चिमी साइड में है ईरान के। तो इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा? डी सही हो जाएगा, बाकी सब गलत हो जाएंगे। अब निम्नलिखित का उत्तर से दक्षिण सही क्रम बताना है आपको। शिमला, चंडीगढ़, देहरादून, दिल्ली या फिर अन्य 3 ऑप्शन कौन से सही आपको लग रहे हैं? तो चलिए आपको हम मानचित्र में दिखा देते हैं। सबसे ऊपर आपका शिमला आएगा, उसके बाद चंडीगढ़ आएगा, यहां पे है चंडीगढ़, फिर आपका देहरादून आएगा और उसके बाद दिल्ली आएगा। इस मानचित्र के अनुसार आप आराम से उत्तर को ढूंढ सकते हैं। तो सबसे पहले शिमला, फिर चंडीगढ़, फिर देहरादून और फिर दिल्ली। बाकी ऑप्शंस गलत हैं, ए इसका उत्तर हो जाएगा। अपने अभिषेक के 9वें वर्ष देवताओं के प्रिय राजा प्रियदर्शी ने कलिंग पर विजय प्राप्त की। बिल्कुल सही है। अपने अभिषेक के 9वें वर्ष देवताओं के प्रिय राजा प्रियदर्शी ने, देवा नाम प्रियदर्शी किसे कहा गया है? अशोक को कहा गया। ये अशोक के लिए कहा जा रहा है। तो अपने अभिषेक कब हुआ? 270 में अभिषेक हुआ और 261 में इन्होंने कलिंग पर आक्रमण किया। 9वें वर्ष, तो 9वें वर्ष देवताओं के प्रिय राजा प्रियदर्शी ने कलिंग पर विजय प्राप्ति। कलिंग कहाँ है दोस्तों? उड़ीसा को ही पहले कलिंग कहा जाता था। भी है, तो पहला सही है। अशोक ने अपने अभिषेक के 12वें वर्ष में धम्म यात्रा प्रारंभ की। ये देखिए गलत है। अशोक ने अपने अभिषेक के 10वें वर्ष में धम्म की यात्रा प्रारंभ की थी। ठीक है, 10वें वर्ष में। और 10वें वर्ष वो कहाँ गया था? बोध गया था। ठीक है ना, 10वें वर्ष धम्म की यात्रा प्रारंभ की। पहली यात्रा उसने बोध गया में की थी। उसके बाद 12वें वर्ष वह निगाली सागर गया
और 20वें वर्ष लुम्बिनी गया। ये सभी बातें देखिए पूछी जा सकती हैं एग्जाम में, इसलिए याद रखिएगा। 20वें वर्ष वह लुम्बिनी गया, और लुम्बिनी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उसने वहां पर एक लुम्बिनी में धार्मिक कर लगता था बलि, तो उस कर को उसने माफ कर दिया था और भूमि कर को घटा करके 1/8 भाग कर दिया था। ठीक है ना। और इसका उल्लेख रुम्मिनदेही स्तंभ लेख में मिलता है, इसलिए भी महत्वपूर्ण है। और रुम्मिनदेही अभिलेख को दोस्तों अशोक का सबसे छोटा अभिलेख कहते हैं। तो अशोक का सबसे छोटा अभिलेख कौन सा है? रुम्मिनदेही अभिलेख। उसी में यह वर्णन मिलता है कि 20वें वर्ष अशोक लुम्बिनी गया, वहां पर धार्मिक कर बलि को माफ किया तथा भूमि कर घटाकर 1/8 भाग कर दिया। फिर है तो ये बी वाला गलत है दोस्तों, तो यही आपका उत्तर हो जाएगा। हालांकि सारा स्टेटमेंट पढ़िए। अशोक ने अपने अभिषेक के 13वें वर्ष में धम्म महामात्र नामक अधिकारी की नियुक्ति की। देखिए अशोक के 13वें वर्ष में धम्म महामात्र नामक अधिकारी की नियुक्ति का वर्णन किसमें मिलता है, किस अभिलेख में? तो अशोक के 5वें शिलालेख में मिलता है। ठीक है ना। यह भी पूछा जाता है, अशोक के 5वें शिलालेख में इसका वर्णन मिलता है। उसमें लिखा है कि अपने राज्याभिषेक के 13वें वर्ष अशोक जनता के बीच धम्म के प्रचार प्रसार के लिए धम्म महामात्र नामक अधिकारी की नियुक्ति करता है और 10वें वर्ष धम्म यात्रा आरंभ करता है, इसमें भी लिखा है। फिर तो सी सही है। डी है, जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में दिल्ली टोपरा अभिलेख को पढ़ने में सफलता पाई। बिल्कुल सही है। यह ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ था और ब्राह्मी लिपि को पढ़ने में अगर पूछा जाए कि सबसे पहले सफलता किसने पाई, तो जेम्स प्रिंसेप ने ही 1837 में। तो इसका बी वाला गलत है, बाकी तीनों सही है। अगला है, मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक किसे कहा जाता है? तो मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक किसे माना जाता है? बालाजी विश्वनाथ को। सी इसका उत्तर होगा, बालाजी विश्वनाथ। ये जो है 1713 से 1720 ईस्वी तक मराठा पेशवा रहे। ठीक है। इनको मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक माना जाता है। 1713 ईस्वी में इनको पेशवा का पद प्रदान किया गया था। किसने प्रदान किया था? शाहू जी ने। ठीक है। बालाजी विश्वनाथ की सबसे बड़ी सफलता अगर देखी जाए, पूछा भी जाता है, वह 1719 ईस्वी में उन्होंने पाई, जब उन्होंने मुगल बादशाह फर्रुखशियर की ओर से सैयद हुसैन अली द्वारा मराठों से दिल्ली की संधि की थी। ठीक है ना। तो दिल्ली की संधि में इनका बहुत बड़ा योगदान था, जिसे रिचर्ड टेम्पल ने मराठों का मैग्ना कार्टा भी कहा है। बालाजी विश्वनाथ। मोहम्मद गोरी ने भारत पर कब से कब तक आक्रमण किया? देखिए कंफ्यूजिंग हो जाता है कभी कभी ये, क्योंकि लोग मोहम्मद गोरी को सबसे ज्यादा जानते हैं पृथ्वीराज चौहान से 1191 और 1192 ईस्वी में किया हुआ तराइन के युद्ध के लिए। तो मोहम्मद गोरी ने भारत पर कब से कब तक आक्रमण किया, यह पूछा है, तो क्वेश्चन की प्रकृति पर ध्यान दीजिएगा। तो वह बी सही है दोस्तों, 1175 ईस्वी से 1205 ईस्वी महत्वपूर्ण है। याद रखिएगा 1175 में जो उसका पहला आक्रमण होता है वो मुल्तान क्षेत्र में होता है। ठीक है ना। मुल्तान अभी जो पाकिस्तान में है, मुल्तान के क्षेत्र में वो सबसे पहले आक्रमण करता है। उस समय शासक कौन रहता है? याद रखिएगा करमाथी। और गुजरात पे कब आक्रमण उसने किया ये भी पूछा जाता है, तो 1178 ईस्वी में। उस समय गुजरात का शासक भीम द्वितीय था। लेकिन यहां यह महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि गोरी पहली बार हारा था इस युद्ध में। मुल्तान में 1175 जो पहला था करमाथी के खिलाफ, उसमें गोरी विजयी हुआ था। लेकिन 1178 में जो भीम द्वितीय के खिलाफ उसने आक्रमण किया था गुजरात में, उसमें गोरी हार गया था। फिर 1191 जैसा आप जानते हैं तराइन का युद्ध होता है दिल्ली क्षेत्र में। पृथ्वीराज चौहान, जिनको पृथ्वीराज तृतीय थे ये भी याद रखिएगा, इसमें गोरी की हार हुई थी। लेकिन 1192 में फिर तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ, जिसमें जयचंद के कारण गोरी की विजय हो जाती है, पृथ्वीराज तृतीय की हार हो जाती है। फिर महत्वपूर्ण है 1194 में उसी जयचंद को गोरी हरा देता है कन्नौज के युद्ध में, कन्नौज क्षेत्र में। उसके बाद अंतिम जो उसका आक्रमण होता है दोस्तों 1205 ईस्वी वाला आक्रमण, वो पंजाब क्षेत्र में होता है,
खोखर जनजाति के साथ, खोखर शासक थे और जनजाति भी थी, उसके साथ उसका युद्ध होता है। इसमें भी गौरी विजयी हो जाता है। अंततः वह अपने गुलाम जो कुतुबुद्दीन ऐबक था उसको यहाँ पर छोड़कर यहाँ की सत्ता, दिल्ली की सल्तनत को छोड़ करके वो चला जाता है। तो बी इसका उत्तर होगा 1175 ईस्वी से 1205 ईस्वी। जितना हमने बताया आप या तो नोट कर लीजिए या फिर वीडियो को ही बार बार सुन लेंगे तो तैयार हो जाएगा। ये सभी बातें पीसीएस परीक्षा के लिए ट्रेडमार्क हैं, आएगा ही आएगा, ये समझ लीजिए। अगला प्रश्न है, सैंधो सभ्यता के बारे में क्या सत्य नहीं है? क्या सत्य नहीं? देखिए स्टेटमेंट ध्यान से पढ़िएगा। कभी कभी होता है सत्य तो पढ़ लेते हैं, नहीं पढ़ पाते हैं, तो इस कंफ्यूजन के चक्कर में आप गोला गलत भर देते हैं, बाद में उसको व्हाइटनर से मिटाना चाहते हैं या फिर ब्लेड से या फिर नाखून से अपने, जो कि बाद में अब कॉपी रिजेक्ट हो सकती है आपकी। पहले तो चल जाता था, लेकिन अब ऐसा मत करिएगा, किसी भी हाल में ऐसा मत करिएगा, क्योंकि कॉपी रिजेक्ट हो सकती है आपकी। नाव एवं बैलगाड़ी आंतरिक परिवहन के साधन थे। सत्य नहीं, आपको असत्य कथन की पहचान करनी है। नाव एवं बैलगाड़ी आंतरिक परिवहन के साधन थे, यह बिल्कुल सही है। ठीक है ना, आंतरिक परिवहन होता था, जो वस्त्र तैयार होते थे, जो अनाज तैयार होते थे, उनको नाव और बैलगाड़ी पर लाद कर ले जाया जाता था और वस्तु विनिमय के आधार पर धातु इनके स्थान पर ले आते थे, या फिर एक जगह से दूसरे स्थान तक ले जाने में भी इनका प्रयोग होता था। तो पहला सही है। हड़प्पा व चन्हुदड़ों में धातु की बैलगाड़ियों के सवार युक्त मॉडल मिले हैं, बिल्कुल सही है, यह भी बिल्कुल सही है। तांबे का भी मिला है, सेलखेड़ी का भी मिला है, तो बी भी सही है। हड़प्पा और चन्हुदड़ों में धातु की बैलगाड़ियों के सवार युक्त मॉडल मिले हैं। सी, तराजू का प्रयोग नहीं किया जाता था, यह गलत है। तराजू का साक्ष्य मिला है, कहां से मिला है याद रखिएगा, लोथल से मिला है। लोथल से तराजू का साक्ष्य मिला है, तराजू मिला है, इसलिए तराजू का प्रयोग किया जाता था। भले ही वहां वस्तु विनिमय प्रणाली थी, प्रचलित थी, लेकिन फिर भी बाट बटखरे का भी प्रयोग का साक्ष्य मिला है, तो इसलिए तराजू का भी प्रयोग होता था, तराजू भी मिला हुआ है। तो सी इसका उत्तर होगा, सी असत्य कथन है। डी है, कालीबंगा की कब्रों से सती प्रथा के उदाहरण मिले हैं। यह भी बिल्कुल पूछा जाता है कि कहां पर युगल समाधान के साक्ष्य मिले हैं, तो लोथल और कालीबंगा से। तो कालीबंगा और लोथल से युगल समाधान के साक्ष्य मिले हैं, जिससे यह प्रमाणित होता है, यह अनुमान लगाया जाता है कि उस समय सती प्रथा का प्रचलन था। तो सी इसका उत्तर है, बाकी तीनों सही है। वंश चरितावली नामक पुस्तक के लेखक हैं। वंश चरितावली और अमुक्त माल्यद, ये दो ग्रंथ तेलुगु भाषा में लिखे गए थे। कृष्णदेव राय, राजा कृष्णदेव राय विजयनगर के जो शासक थे, 1509 से 1529 इनका समय था। इन्होंने इन दोनों साहित्यों की रचना की थी। ठीक है ना। हालांकि वंश चरितावली तेलुगु भाषा के साथ साथ संस्कृत भाषा में भी प्राप्त होती है। इसके अलावा यह भी याद रखिएगा कि इनके राज दरबार में 8 प्रसिद्ध कवि रहते थे, जिन्हें अष्ट दिग्गज कहा जाता है। हालांकि यह सब अब का जो ट्रेंड है यूबीपीसीएस का, उसमें विजयनगर से, मराठा साम्राज्य से, मुगल साम्राज्य से और बुद्ध धर्म, जैन धर्म, आपका सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, गुप्त काल, मौर्य काल, यहां से प्रश्न आते ही आते हैं। तो आप सारे तथ्य तैयार करके रखेंगे इनके। तो इसका होगा कृष्णदेव राय, बी इसका उत्तर। कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पहली बार देशी रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की? कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पहली बार देशी रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी? नागपुर अधिवेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें देशी रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की गई थी 1920 में, जो नागपुर अधिवेशन हुआ था। यह भी पूछा जाता है इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो वी राघवाचारी ने इसकी अध्यक्षता की थी। यह 35वां अधिवेशन था कांग्रेस का। इसमें रियासतों से, जो देशी रियासतें हैं, उनके राजाओं से कहा गया कि उत्तरदायी सरकार के
गठन करें, उत्तरदायी सरकार की गठन में अपना योगदान दें। देखिए, कांग्रेस के दो प्रकार के अधिवेशन होते थे, एक जो वार्षिक अधिवेशन, एक विशेष अधिवेशन भी होता था। तो कंफ्यूज मत होइएगा, 1920 में एक कलकत्ता में विशेष अधिवेशन हुआ था जिसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने की थी। वहीं पर गांधी जी ने असहयोग का प्रस्ताव रखा था, तो इसलिए वो महत्वपूर्ण है। अगला है प्रश्न, रैयतवाड़ी व्यवस्था के संदर्भ में असत्य कथन का चयन करें। रैयतवाड़ी व्यवस्था क्या थी दोस्तों? देखिए, भू राजस्व प्रणाली थी अंग्रेजों की। अंग्रेजों का जो आय का प्रमुख स्रोत था भारत में भू राजस्व था। चूंकि उनको ज्यादा धन की आवश्यकता थी, उनका साम्राज्य विस्तार हो रहा था, तो जैसे जैसे साम्राज्य विस्तार हो रहा था तो धन की आवश्यकता भी उनको पड़ रही थी, जिसके लिए उन्होंने एक ऐसा बंदोबस्त करना चाहा कि हमेशा उनकी आवश्यकता की पूर्ति भू राजस्व से हो जाए। तो सबसे पहले कॉर्नवालिस के द्वारा स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया 1793 ईस्वी में। वो सर जॉन शोर के विचारों से प्रभावित थे और उससे प्रभावित होकर उन्होंने स्थायी बंदोबस्त लागू किया। स्थायी बंदोबस्त जैसा कि देखिए, मैं आपको पूरी तीनों जो भू राजस्व प्रणालियां हैं यहाँ पर बता देता हूँ। थोड़ा लंबा वीडियो हो जाएगा ये वाला, लेकिन इसलिए बताना आवश्यक है क्योंकि यहाँ से प्रश्न प्री मेंस जितनी परीक्षाएं आप देंगे पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्थायी बंदोबस्त जब लागू हुआ। तो स्थायी जैसा कि उसके नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा, स्थायी राशि। स्थायी का मतलब है स्थायी राशि। यहीं से स्थायी बंदोबस्त से ही जमींदारी प्रणाली की शुरुआत भारत में होती है। अंग्रेज चाहते थे कि उनको जो भू राजस्व वसूलने की जो जिम्मेदारी है उनको यह काम न करना पड़े, तो इसके लिए उन्होंने जमींदारों को भूस्वामी बना दिया और उनको कह दिया कि तुम किसान से एक निश्चित राशि वसूलो और हमको वह राशि दो। एक निश्चित राशि हमको दो, एक निश्चित राशि तुम लो, अर्थात 10/11 भाग मुझे दो, ब्रिटिश को मिलना चाहिए, और 1/11 भाग वो जमींदार को मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ पर दुख की बात ये थी, तकलीफ की बात ये थी कि किसानों की आय के बारे में, निश्चित आय के बारे में कोई यहाँ व्यवस्था नहीं थी। तो यह जो स्थिर राशि थी, स्थायी राशि थी, यह सिर्फ जमींदारों और ब्रिटिशर्स के लिए थी। किसानों को वह राशि देनी पड़ती थी, चाहे उनकी खेती अच्छी हो चाहे न हो। तो इससे क्या हुआ, जमींदार वर्ग के ऊपर भी एक सूर्यास्त कानून लगा दिया गया, सूर्योदय कानून लगा दिया कि एक निश्चित दिन तक अगर राशि नहीं दोगे तो तुम्हारी जमींदारी छीन करके नीलाम कर दी जाएगी। तो जमींदार इससे क्या हुए, अपनी हितों की रक्षा के लिए वो किसानों को प्रताड़ित करने लगे। तो इससे बाद में आप देखेंगे किसान असंतोष होता है, किसान आंदोलन होते हैं, तो उसकी जड़ यही सब चीज़ें थी, ये सब जो गलत व्यवस्थाएं थी। तो अंग्रेजों ने क्या किया, यह राशि निश्चित कर दी। इसकी कमी ये थी कि इसमें बाद में जाकर के जब साम्राज्य विस्तार हुआ और ज़्यादा अंग्रेजों को धन की आवश्यकता पड़ी, चूँकि ये राशि निश्चित थी इसलिए वो राशि बढ़ा नहीं सकते थे, तो बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ उत्पन्न हुई स्थायी बंदोबस्त में। स्थायी बंदोबस्त से सवाल आते हैं कि ये कहाँ कहाँ लागू थी। तो याद रखिएगा, स्थायी बंदोबस्त बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश में बनारस में, केवल बनारस में याद रखिएगा, और उत्तरी कर्नाटक में। ठीक, यहाँ पर स्थायी बंदोबस्त लागू हुआ। लगभग 17% जो क्षेत्रफल है भारत का, वहाँ पर स्थायी बंदोबस्त लागू हुआ। एक और इसमें मेन बात थी कि यहाँ पर बिचौलियों का भी जो है विकास हुआ। वो कैसे हुआ, जब जमींदारों की ज़मीन, चलो जमींदार, कुछ जमींदार सीधे साधे होते थे, वो नहीं अत्याचार करते थे, ठीक है, और भू राजस्व नहीं दे पाते थे, तो उनकी जमींदारी या किसी अन्य कारण से उनकी जमींदारी नीलाम कर दी जाती थी। तो जो खरीदने वाले जमींदार होते थे दूर दराज के क्षेत्र के अक्सर होते थे, तो वो क्या करते थे कि खुद न जाकर के अपने एजेंट्स के माध्यम से किसानों से कर वसूलते थे। तो वो एजेंट भी फायदे के चक्कर में किसानों से ज़्यादा, किसानों पर और अत्याचार करने लगा, ज़्यादा लाभ कमाने के चक्कर में। तो इस तरह से आप देखेंगे किसानों की दुर्दशा होने लगी, एक किसान असंतोष की तरफ यह देश बढ़ने लगा उस समय, ठीक है ना, जिसके कारण अंग्रेज भी चिंतित थे।
इसीलिए बाद में जो राज्य विस्तार हुआ उनका दक्षिण और पश्चिम में, तो उन्होंने अन्य प्रणालियों का इस्तेमाल किया वहाँ। तो दूसरी प्रणाली के रूप में रैयतवाड़ी व्यवस्था आती है, जिसके बारे में ये प्रश्न है आपका। तो पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं, फिर चर्चा करते हैं। रैयतवाड़ी व्यवस्था के संदर्भ में असत्य कथन का चयन करना है। उपज का 55% भाग लगान के रूप में सरकार को देना पड़ता था। बिल्कुल सही है। जो रैयतवाड़ी व्यवस्था थी इसमें लगान की राशि जो है वो बहुत ज़्यादा कर दी गई थी, 55% कर दी गई थी। ठीक है। लगान का निर्धारण व्यक्तिगत रूप से नहीं होता था, ये गलत है दोस्तों। लगान का निर्धारण व्यक्तिगत रूप से होता था। रैयतवाड़ी व्यवस्था में क्या किया गया, बिचौलियों और जमींदारों को खत्म कर दिया गया। अब किसानों को भूपति बना दिया गया, भू स्वामित्व प्रदान कर दिया गया किसानों को, और किसानों से एक निश्चित राशि डायरेक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट वसूल करती थी। लेकिन ये कर इतना ज़्यादा रहता था कि किसान अंततः साहूकारों से ऋण लेते थे, उस ऋण में डूब जाते थे। इसके बाद कुछ किसान बचने के लिए क्या करते थे, अनाज की जगह वो खाद्यान्न जो नगदी फसल है उसको उगाने लगे। तो इससे क्या हुआ, खाद्यान्न का जो रकबा था सिकुड़ता गया। इसीलिए भुखमरी और अकाल की बारंबारता आने लगी। ये चीज़ रैयतवाड़ी में भी थी, अस्थाई बंदोबस्त में थी। उसमें भी किसान को मजबूरी में नगदी फसल उगाना होता था। तो इन्हीं सब व्यवस्थाओं के कुचक्र के कारण बार बार आप देखेंगे उस समय अकाल पड़ने लगा भारत में। हालांकि लगान का निर्धारण व्यक्तिगत रूप से होता था, नहीं होता ये गलत है। लगान का निर्धारण व्यक्तिगत रूप से होता था। किसानों को भूमि का मालिकाना हक दे दिया गया, बिल्कुल सही है। रैयत व सरकार के मध्य कोई बिचौलिया या जमींदार वर्ग नहीं था, यह भी सही है। तो 20 का गलत होगा। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था कर्नल रीड और हेक्टर मुनरो इसको लागू करने वाले थे। यह कहाँ पर लागू था, मद्रास, बॉम्बे, असम, कुर्ग, बरार। मुख्यतः यह दक्षिणी राज्यों में लागू हुआ, ठीक है ना। और सबसे बड़ी बात है कि ब्रिटिश भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल में यह लागू हुआ, लगभग 51% भाग में यह लागू हुआ। ठीक, मद्रास, बॉम्बे, असम, कुर्ग, बरार, इन सब क्षेत्रों में। और इसमें यह व्यवस्था की गई कि 20 या 30 वर्ष में करों का या लगान का या कर का भू राजस्व का पुनर्निर्धारण किया जाएगा। ये इसलिए क्योंकि स्थायी बंदोबस्त में क्या था, स्थायी राशि हो गई थी। बाद में जब धन की ज़्यादा आवश्यकता पड़ी तो अंग्रेज उसको बढ़ा नहीं सकते थे। इसीलिए 20 से 30 वर्ष में पुनर्निर्धारण की बात की गई। इसमें उच्च दर, जैसा कि हमने बताया, 55% उच्च दर, जिसके कारण किसानों की बदहाली होती गई। साहूकार भी अत्याचार करने लगे। किसान जब अपना कर नहीं चुका पाया तो उसकी ज़मीन छीन ली गई, अंत में मजदूर बन गया वह। तो किसान का निर्धरीकरण और उसका जो शोषण है वो जारी रहा इस तरीके से। एक और व्यवस्था थी, उसकी बात भी कर लेते हैं, महालवाड़ी व्यवस्था। महाल का अर्थ होता है गांव, महाल उसको फारसी में गांव कहते हैं। तो महालवाड़ी व्यवस्था में गांव को, किसान को एक इकाई न मानकर पूरे गांव को एक इकाई मान लिया गया। अर्थात अब पूरे गांव से कर एक साथ वसूल, पूरे गांव को एक इकाई मान के एक गांव पर एक निश्चित राशि थोप दी गई कि इस गांव से हमको इतना कर लेना है, इतना लगान लेना है। उस गांव के मुखिया को, जिसको लंबरदार कहा गया, उसको यह जिम्मेदारी सौंपी गई कि वो कर पूरे गांव वालों से वसूल करके अंग्रेजों को दे। लेकिन यहाँ पर अंग्रेजों ने एक और भूल कर दी। यहाँ भी जो गांव का स्वामी होता था, गांव का जो मुखिया होता था या लंबरदार होता था, वो अपनी स्थिति मजबूत करने के चक्कर में किसानों पर अत्याचार करने लगा। तो यहाँ फिर किसानों का अत्याचार जारी रहा और यहाँ भी कर की राशि बहुत ज़्यादा थी, जिसके कारण किसानों को या तो अपना भूमि खोना पड़ा, भू स्वामित्व खोना पड़ा, या फिर उनको नकदी फसल उगाना पड़ा, जिसकी वजह से उनकी बदहाली, फिर से वही कहानी जो आपने देखा अन्य दोनों व्यवस्थाओं में, इसमें और ज़्यादा देखा गया कि उनका शोषण हुआ, उन पर अत्याचार हुआ। तो यह जो व्यवस्था थी महालवाड़ी, इसको लागू करने में हाल्ट मैकेंजी और लॉर्ड विलियम बेंटिंग, सबसे पहले हाल्ट मैकेंजी ने इसको लागू किया
उसके बाद लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने। तो ये थी तीनों व्यवस्थाएं। और हाँ, एक चीज और, 30% पूरे क्षेत्र में यह लागू थी, ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र में 30% क्षेत्र में। ठीक, कहाँ कहाँ लागू थी यह? तो इस तरह से मालवाड़ी व्यवस्था में भी शोषण हुआ, और ज्यादा शोषण हुआ किसानों का। यह जो था लागू कहाँ था अगर पूछा जाए तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत, पंजाब, मुख्यतः इन क्षेत्रों में यह लागू था। 30% जो ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र था वहां पर यह लागू था। तो ये तीनों व्यवस्थाएं आपको याद रखनी है। इसके सारे बिंदु हमने आपको बता दिए हैं। फिर निम्नलिखित में से किस अधिनियम में भारतीय शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने की बात की गई? तो दोस्तों 1813 का चार्टर, 20 का उत्तर है। जो 1813 का चार्टर एक्ट आया उसमें भारतीय शिक्षा पर पहली बार प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने की बात की गई। हालांकि इसमें यह नहीं कहा गया था कि यह जो शिक्षा दी जाएगी वो उसका स्वरूप क्या होगा, जिसको लेकर बाद में आंग्ल और प्राच्य विवाद हो जाता है। कुछ लोग यह राय देते हैं कि भारतीयों की भाषा जो आम भाषा है उसमें शिक्षा दी जाए, भले ही आधुनिक शिक्षा दी जाए, लेकिन शिक्षा का जो माध्यम हो, जो भाषा हो, वो संस्कृत, अरबी, फारसी जो यहाँ पर चलता था, यह आम भाषा थी बोलचाल की, जिसको लोग समझ पाएं आसानी से, उसी भाषा में शिक्षा देने के हिमायती थे, जिनको प्राच्यवादी कहा गया। वहीं पाश्चात्यवादी या आंग्लवादी क्या कहते थे, जिसका नेतृत्व मैकाले कर रहा था। मैकाले की सोच ये थी कि अंग्रेजी शिक्षा यहाँ पर प्रदान की जाए, प्राच्य शिक्षा प्रदान की जाए। वह बहुत ही हेय दृष्टि से देखता था यहाँ के अरबी और संस्कृत के साहित्यों को। बाद में अंततः आंग्लवादियों की जीत हुई और अंग्रेजी शिक्षा को ही माध्यम बनाया गया, क्योंकि लॉर्ड विलियम बेंटिंक जो गवर्नर जनरल था उसने मैकाले का पक्ष लिया। मैकाले जो शिक्षा पद्धति लागू करना चाहता था उसका उसने समर्थन कर दिया। तो 20 का उत्तर है। निम्नलिखित का सही अनुक्रम क्या है? रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल, इल्बर्ट बिल विवाद, भारत में प्रथम जनगणना, बंगाल विभाजन। तो रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में नोबेल मिला था। सबसे पहली बात तो यह याद रखिएगा। गीतांजलि जो उनकी रचना थी उसके लिए उनको नोबेल प्रदान किया गया था। कब मिला था? 1913 ईस्वी में मिला था। इल्बर्ट बिल विवाद दोस्तों यह 1883 ईस्वी, याद रखिएगा। इल्बर्ट बिल विवाद 1883 ईस्वी। इल्बर्ट बिल गवर्नर जनरल की विधान परिषद में प्रस्तुत की गई थी, जिसमें यह व्यवस्था थी पहली बार कि जो भारतीय जज हैं वो भी यूरोपियंस का केस लड़ सकते हैं। यूरोपियन का केस उनके भी कोर्ट में जा सकता है, सुनवाई कर सकते हैं। इसके पहले ऐसी व्यवस्था नहीं थी। बहुत भेदभाव होता था, बहुत अत्याचार होता था, क्योंकि यूरोपियन जब यूरोपीय का केस लड़ता था, देखता था, तो बहुत ज़्यादा रियायत दे देता था, चाहे वो जितना अत्याचार करें। इसलिए इल्बर्ट बिल विवाद में इस विवाद का, इस असंतोष को शांत करने का प्रयास किया गया। लेकिन विवाद क्यों हो गया? क्योंकि यूरोपियंस ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया, इस बिल का विरोध किया। तो 1883 ईस्वी। भारत में प्रथम जनगणना कब हुई थी? तो भारत में प्रथम जनगणना दोस्तों 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी। हालांकि यह व्यवस्थित जनगणना नहीं थी, क्योंकि 1881 ईस्वी में जो लॉर्ड रिपन के समय में जनगणना हुई, उसके बाद प्रत्येक 10 वर्ष में जो आज भी जनगणना होती है। तो इस हिसाब से अगर 1872 को लिया जाए तो अभी तक कुल 15 जनगणना हो चुकी है। 2011 की जनगणना भारत की 15वीं जनगणना थी। ठीक है। और इसके साथ ही 2011 में जो जनगणना हुई दोस्तों, वह स्वतंत्र भारत की अर्थात स्वतंत्रता के बाद की 7वीं जनगणना थी। ये सब चीजें आप याद रखिए। फिर बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन कब? 1905 में। यह लॉर्ड कर्जन के काल में प्रभावी हुई थी। 19 जुलाई 1905 को इसकी घोषणा की गई थी विभाजन की, और 16 अक्टूबर 1905 को यह
प्रभावी हो गया था। इसी के विरोध में बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ था। तो क्रम क्या होगा? सबसे पहले भारत में प्रथम जनगणना अर्थात 3 1872, फिर इल्बर्ट बिल विवाद 1883 अर्थात 2, फिर रविन्द्रनाथ बंगाल विभाजन 1905 4, और अंत में रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल 1913। तो 20 का उत्तर होगा 3 2 4 1। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। 10वां प्रश्न मैं भूल गया ऐड करना, कोई बात नहीं, फिर कल फिर से मिलते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मैक्सिमम लोग इस कार्यक्रम से जुड़ सके। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। को रोकने के लिए शीघ्र कुछ करो कुछ। चलिए नमस्कार, लेट्स क्रैक यूपी एग्जाम्स में स्वागत है आपका। और हम पॉलिटी सेक्शन देख रहे थे, एमसीक्यू। आज मैं आपको बताना चाहता हूं ये लेक्चर शुरू करने के पहले कि 10 बजे संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेदों पर चर्चा एक वीडियो मैंने की है। वो वीडियो 10 बजे अपलोड होगा अभी रात में, तो वो आप अवश्य देखिएगा। तो महत्वपूर्ण अनुच्छेदों और उनमें जो जहां से प्रश्न उठते हैं जो बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग भी होते हैं, ठीक है, और वाद सहित मैंने उसमें चर्चा की है, तो वो आप अवश्य देखिएगा। 1 घंटे का वीडियो। ये वीडियो समाप्त होने के बाद वो 10 बजे आएगा वीडियो। आप सभी को नमस्कार। अब आप लोग जुड़ जाइए जल्दी से, फिर टेस्ट आज का जो है एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। अभी बेसिक पे चल रहे हैं हम, तो बेसिक चीजों पर चर्चा करेंगे, बेसिक बातों पर चर्चा करेंगे। काफी लोग आ गए हैं, तो अब आरंभ करते हैं। आरंभ करें तो पहला प्रश्न है आपके सामने। भारतीय संविधान की प्रस्तावना उद्देशिका के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रमवार है? अर्थात उद्देशिका जब आप पढ़ते हैं हम भारत के लोग, तो किस क्रम में कौन सा आता है, ये इस प्रश्न का पूछना है। तो आप अपने उत्तर दे दें, किस क्रम में, क्रमवार इसमें आपको बताना। आदित्य चौधरी जी, आपका सही उत्तर आया है, डी इसका उत्तर होगा। ठीक है, जब आप उद्देशिका पढ़ेंगे तो सबसे पहले ये इसी रूप में नहीं लिखा हुआ मिलेगा आपको। सार्वभौम सत्ता संपन्न के स्थान पे आपको क्या मिलेगा? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न मिलेगा। समाजवादी बाद में जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन 1976 में। पंथ निरपेक्ष भी जोड़ा गया बाद उसी संविधान संशोधन के द्वारा। उसके बाद लोकतंत्रात्मक या जनवादी, इसको यहां पर लिखा गया है लोकतंत्रात्मक। और फिर गणराज्य या गणतंत्र,
तो इस तरह से इस क्रम में प्रयोग हुआ है, ये क्रम पूछ रहा है। हिंदी में इन्हीं शब्दों का प्रयोग नहीं हुआ है, अलग अलग शब्दों का, जैसे सार्वभौम सत्ता संपन्न के स्थान पे सार्वभौमिक। ठीक जी, डी जो जिसने भी अंतर दिया है, डी दिया है, उसका सही है। सबसे पहले आदित्य चौधरी जी का आंसर आया था। प्रश्न में दिए गए शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित किए गए हैं। ये भारतीय राज्य व्यवस्था के स्वरूप का वर्णन करते हैं। इनमें से समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष शब्द मूल संविधान में नहीं थे, इन्हें 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। इसके अलावा एक और शब्द जोड़ा गया था, अखंडता। ठीक है, जोड़े शब्द के पश्चात जब संविधान में इन शब्दों का निर्धारित क्रम जो है सार्वभौम सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक या जनवादी, गणतंत्र। ध्यान रखने योग्य तथ्य है कि संविधान में उल्लिखित शब्द जो हैं इस प्रकार हैं: संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य। जनवादी शब्द भारतीय संविधान की उद्देशिका में नहीं उल्लिखित है, यह शब्द चीन के संविधान में उल्लिखित है। ठीक है, लेकिन यहां पर चूंकि यहां पर लोकतंत्रात्मक दिया हुआ है तो इसी को जनवादी के रूप में वहां पर दिया गया। ठीक है, तो डी इसका उत्तर होगा। संविधान की उद्देशिका के संबंध में इन कथनों पर विचार करिए और दिए गए कूट की सहायता से बताइए कि इनमें से कौन सही है। ये उद्देशिका के संबंध में कथन है, आपको बताना है कौन सा सही है। मैं पढ़ दे रहा हूं। पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंततोगत्वा उद्देशिका बना। इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, जस्टिकेबल नहीं, अर्थात इसको लागू करवाने के लिए आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं। तीसरा, इसका संशोधन नहीं किया जा सकता है। चौथा है, संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं करता है, रद्द नहीं कर सकता है। तो इनमें से कौन सही है आपको बताना है। ठीक है, सबसे पहले निहारिका शर्मा, आपका उत्तर आया एकदम सही है, पहला और दूसरा सही है। ए इसका उत्तर राइट होगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव जिन्होंने प्रेस किया था वही बाद में जाकर के उद्देशिका बनता है। इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं होती है, अर्थात इसको लागू करवाने के लिए न्यायालय नहीं जाया जा सकता है। इसका संशोधन किया जा सकता है, इसलिए ये गलत है, और 42वां संविधान संशोधन 1976 में संशोधन ही तो किया गया था। और चौथी बात है कि संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता, ये बात सही है दोस्तों। इसका जो है 1, 2, 4 होगा आंसर, बी। तो बी किसने दिया है राइट, ए नहीं होगा, 1, 2, 4। ये संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को रद्द नहीं कर सकता, एकदम सही बात है। तो बी सबसे पहले शिल्पी श्रीवास्तव जी ने दिया आंसर, तो बी इसका उत्तर होगा, 1, 2, 4। तीसरा गलत है, संशोधन किया जा सकता है। ठीक है, तो नोट डाउन, बी इसका उत्तर होगा। ये विशिष्ट प्रावधानों को रद्द नहीं कर सकते हैं। ये क्या करता है कि किसी चीज को ये उद्देश्य बताता है, ठीक है, रद्द नहीं कर सकता बल्कि गाइड करता है कि क्या इसका अर्थ होना चाहिए। जब संविधान में कोई चीज नहीं, उद्देश्य नहीं स्पष्ट होता, तो उद्देशिका से ये बात ली जाती है कि उद्देशिका में जो उद्देश्य दिए हैं उसका निर्धारण होता है कि नहीं उस बात से। तो गाइड के रूप में कार्य करता है, न कि रद्द करता है। पंडित नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत तथा संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को स्वीकृत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव या उद्देश्य प्रस्ताव ही अंततोगत्वा भारतीय संविधान की उद्देशिका बना था। इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है। यद्यपि संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकती, तथापि केशवानंद भारती मामले में सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार संविधान की उद्देशिका का उपयोग संविधान के अस्पष्ट क्षेत्रों की व्याख्या करने में किया जा सकता है। इसी केशवानंद भारतीवाद में उद्देशिका को जो मूल ढांचा है वो माना गया था, संविधान के मूल ढांचा माना गया था उद्देशिका को। तो उद्देशिका का उपयोग संविधान के अस्पष्ट क्षेत्रों की व्याख्या करने में किया जा सकता है। उद्देशिका में संशोधन संभव है, और 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 3 शब्द भी इसमें जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता। उद्देशिका संविधान के स्पष्ट प्रावधानों को रद्द नहीं कर सकती है। इसका उपयोग भ्रम को दूर करने में किया जाता है। ठीक है ना। भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या अर्थ है?
भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या अर्थ है? 4 चीजें दी हैं। सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है। भारत में संसदीय शासन नहीं है। भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। भारत राज्यों का संघ है। जया राय, सबसे पहले आपका उत्तर प्राप्त हुआ है। भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। भारत गणतंत्र का मतलब होता है कि जो राजा होगा वंशानुगत नहीं होगा। राजा का पद या राष्ट्राध्यक्ष का पद जो होगा वो वंशानुगत नहीं होगा। जनता के द्वारा जो योग्य होंगे उनसे चुना जाएगा। सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव हैं, यह सिद्धांत जाना जाता है। कौन सा सिद्धांत कहता है? सार्वभौमिकता, समष्टिवाद, समाजवाद या अंतःक्रियावाद? सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, अर्थात जो मानवाधिकार है सबको समान रूप से मिलना चाहिए, ये कौन से कहता है? ठीक है, नितिन खन्ना, सबसे पहले आपका उत्तर प्राप्त हुआ है। सार्वभौमिकता, सार्वभौमिकतावाद कहते हैं इसको, कि सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है। भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव कौन सा इनमें से व्यक्त करता है? ठीक है, जया राय जी का उत्तर सही है। भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, अर्थात भारत किसी धर्म को राज्य का धर्म घोषित नहीं करेगा। किसी विशेष धर्म पे विशेष कृपा नहीं बरसाएगा। बाकी भारत में अनेक धर्म है, ये तो सत्य है। भारतीयों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है, ये भी सत्य है। धर्मानुपालन व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर, ये भी सत्य है। लेकिन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही अर्थ जो है, भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, ये होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, प्रभुता संपन्न, लोक कल्याण। इनमें से कौन सा शब्द नहीं है भारत के संविधान की उद्देशिका में? जी, सभी का उत्तर सही है। सबसे पहले जया राय का उत्तर हमको प्राप्त हुआ है। तो लोक कल्याण कहां, अगर यहां नहीं है तो कहां है लोक कल्याण? लोक कल्याण शब्द का प्रयोग कहां पर है अगर उद्देशिका में नहीं है तो? संविधान में कहीं तो होगा लोक कल्याण शब्द का प्रयोग, तो कहां पर है? ठीक है, डिंपल जी सही आप कह रही हैं, डीपीएसपी में। ठीक है, लोक कल्याण अनुच्छेद 38 में तो साफ साफ दिया हुआ है, लोक कल्याण शब्द का प्रयोग भी किया हुआ है वहां। तो लोक कल्याणकारी राज्य की जो अवधारणा है हमको मिलती है स्पष्ट रूप से कहां पर? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों। ये है उद्देशिका आपकी। उद्देशिका से प्रश्न बनते हैं। उद्देशिका एक बार देख लीजिए। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, तो ये क्रम ये भी पूछा था, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को 3 प्रकार का न्याय की संख्या कितनी है? 3, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। तो न्याय कितने हैं? 3 है। स्वतंत्रता कितने प्रकार की? 5 प्रकार की स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। और समानता कितने प्रकार की? 2 प्रकार की समानता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। तो न्याय 3, स्वतंत्रता 5, समता 2, याद रखिए क्रम से। तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को क्या करते हैं? अंगीकृत करते हैं, अधिनियमित करते हैं और आत्मार्पित करते हैं। ये 3 शब्द पूछे जा सकते हैं, याद रखिएगा।
या संविधान को कब अपनाया गया, इस तरह से पूछता है। 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपनाया गया। संविधान लागू होने की डेट वो आपकी 26 जनवरी 1950 थी। ठीक है, जब अपनाने की डेट 26 नवंबर 1949 थी। अंगीकृत या अपनाना, अधिनियमित और आत्मार्पित। निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावनाओं को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा है? प्रस्तावना जन्म कुंडली है, किसने कहा है ये? भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा है। ठीक है, प्रदीप पॉल सबसे पहले आपका उत्तर आया, सही है। के.एम. मुंशी ने इसको जो है जन्म कुंडली कहा था, प्रस्तावना को। अच्छा, यहां से भी एक प्रश्न आता है, प्रस्तावना जन्म कुंडली। अगर आपसे एग्जाम में प्रश्न आए संविधान से संबंधित और पूछा जाए कि संविधान के संदर्भ में कि जन्म कुंडली किसे कहा जाता है, तो उद्देशिका उसका उत्तर होगा। लेकिन यदि यह आए कि भीमराव अंबेडकर ने, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने किसको जन्म कुंडली कहा है, या संविधान की आत्मा किसको कहा है, अगर संविधान की आत्मा, सॉरी वो संविधान की आत्मा का प्रश्न है, संविधान की आत्मा कौन है, तो उद्देशिका को आप लगाएंगे वैसे। लेकिन अगर भीमराव अंबेडकर के शब्दों में संविधान की आत्मा पूछेगा तो अनुच्छेद 32, ठीक है, प्रियम्बल अनुच्छेद 32, ठीक, अनुच्छेद 32 ये किसके शब्दों में? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के शब्दों में। और यदि उनका नाम न लेकर पूछेगा तो प्रस्तावना। ये दोनों ही प्रकार के प्रश्न आयोग पूछ चुका है और दोनों में ही ये आंसर आपको मिलेगा और यही सत्य भी है। कुछ किताबों में विवादित तरीके से दिया हुआ है, उसको आप छोड़ दीजिए, ठीक है, क्योंकि आज किसी ने ग्रुप में भी पोस्ट किया था वो चीज, बाद में हमने स्पष्ट किया उस चीज को कि अगर अंबेडकर का नाम लेकर पूछेगा तब वो अनुच्छेद 32 होगा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। उनका नाम नहीं है और तब पूछ रहा है कि आत्मा कौन है संविधान का, तो वो उद्देशिका होगा। संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा है? संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा है? जी, प्रदीप जी सही कह रहे हैं। बी.आर. अंबेडकर ने संविधान को एक पवित्र दस्तावेज कहा है। निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का भाग है? निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का भाग है? अभी हमने कुछ समय पहले चर्चा की थी इस बात की। ठीक है, प्रिंस पटेल का आंसर सही है। बोम्मई वाद में, बोम्मई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया वाद में उच्चतम न्यायालय ने सबसे पहले धारणा यह व्यक्त की उद्देशिका संविधान का भाग है। इसके पहले बेरुवारी वाद में क्या कहा था आपको पता है? बेरुवारी वाद में क्या कहा था सर्वोच्च न्यायालय ने? बोम्मई के पहले बेरुवारी वाद आया था, उसमें क्या कहा था सर्वोच्च न्यायालय ने, पता है आपको? किसी को नहीं मालूम? केशवानंद भारती में मूल ढांचा इसको बताया था, संविधान का मूल ढांचे के अंतर्गत बताया था। जी सही है आप लोग। तो निम्नलिखित विवादों में से किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग या मूल ढांचे का भाग माना था? तो ये तो हम अभी चर्चा कर चुके हैं। इसका उत्तर केशवानंद भारती होंगे। केशवानंद भारती वाद में उद्देशिका या प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मूल ढांचे का भाग, मूल ढांचे का सिद्धांत इसी वाद में दिया भी गया था, केशवानंद भारती वाद में। आपको
प्रियांशु जी ने पूरी कहानी बताई होगी, बहुत अच्छा वीडियो उनका है, वो इससे संबंधित आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, केशवानंद भारती वाद है, उसके पहले के जितने वाद हैं, जो नीति निर्देशक तत्वों और मूल अधिकारों से संबंधित जितनी भी लड़ाइयां चली, वो उन सब के बारे में उन्होंने चर्चा किया हुआ है। जी आदित्य चौधरी जी, आपने बिल्कुल सही कहा, इनका कमेंट देख लीजिए आप लोग, बेरुवारी वाद को इन्होंने बहुत अच्छे से स्पष्ट किया है। भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई भारतीय संविधान में? लोकतंत्रात्मक है, अध्यक्षात्मक है, संसदात्मक है, अर्ध लोकतंत्र? सही है, शासन प्रणाली की बात कर रहा है, सरकार की बात नहीं कर रहा है। तो यहां संसदात्मक शासन, दो प्रणालियां होती हैं शासन की, संसदात्मक या अध्यक्षात्मक। तो यहां भारत में संसदीय लोकतंत्र है, संसदात्मक प्रणाली है शासन की। ठीक है, संसदात्मक मतलब प्रतिनिधि का शासन जहां पर होता है, प्रतिनिधात्मक जो है शासन प्रणाली जो है वो भारत में है, जो कि कहां से ली गई? ब्रिटेन से ली गई है। भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि, अब यहां पर दिया है 4 स्टेटमेंट, आप बताएं। भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है, किस विशेषता के कारण भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है? लोकसभा जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होती है, संसद संविधान का संशोधन कर सकती है, सही है। शिल्पी श्रीवास्तव जी का सबसे पहले उत्तर आया है, सही उत्तर प्राप्त हुआ है डी, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ये जो है संसदीय प्रणाली की सरकार की सबसे प्रमुख विशेषता होती है। ठीक है, संसदीय प्रणाली में जैसे हम भारत में क्या है कि कार्यपालिका विधायिका का अंग होती है, और कार्यपालिका अपने कार्यों के लिए, अपने निर्णयों के लिए संसद या विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। यही उत्तरदायित्व जो है ये संसदीय प्रणाली का मूल है। जो अध्यक्षीय प्रणाली होती है उसमें राष्ट्रपति द्वारा चुने जाते हैं लोग, जो मंत्रिमंडल होता है, राष्ट्रपति उसका निर्धारण करता है, और आवश्यक नहीं होता है कि वो विधायिका के या संसद के पार्ट हों, बाहर से लोग मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। तो ये मूल अंतर है संसदीय प्रणाली में और अध्यक्षीय प्रणाली में। अध्यक्षीय प्रणाली में राष्ट्रपति सर्वे सर्वा होता है, वहां कोई नाम मात्र और जो वास्तविक प्रशासक होता है उसमें अंतर नहीं होता, कार्यपालिका में अंतर नहीं होता। जबकि भारत में या संसदीय प्रणाली में क्या होता है, नाम मात्र की कार्यपालिका और वास्तविक कार्यपालिका होती है, दोनों में स्पष्ट अंतर पाया जाता है। जैसे भारत में राष्ट्रपति नाम मात्र की कार्यपालिका है, केवल स्टाम्प है, और जो व्यवहारिक कार्यपालिका है, वास्तविक कार्यपालिका है, वो है हमारा प्रधानमंत्री, जो कि मंत्रिमंडल का प्रमुख होता है, और राज्य का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। तो ये मूल अंतर है संसदीय प्रणाली और अध्यक्षात्मक प्रणाली में, शासन प्रणाली में। भारत के संदर्भ में संसदीय शासन प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से सिद्धांत संस्थागत रूप से निहित हैं? भारत के संदर्भ में कौन कौन से, मतलब संसदीय शासन प्रणाली की कौन सी व्यवस्था भारत में निहित है? पढ़ने में आ रहा है या मैं पढ़ दूं? शिल्पी जी, सही उत्तर है आपका ए, पहला और दूसरा। तीसरा वाला गलत है, अभी जस्ट पहले मैंने इसकी चर्चा की थी। पहला तो मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं, ये अनिवार्यता होती है, अर्थात विधायिका का सदस्य ही कार्यपालिका सदस्य बनेगा। अगर कार्यपालिका सदस्य बन जाता है तो 6 महीने के अंतर्गत उसको
विधायिका सदस्य बनना ही बनना होगा, नहीं तो पदमुक्त हो जाएगा। दूसरा है, जब तक मंत्रियों को संसद का विश्वास प्राप्त रहता है तब तक ही वे अपने पद पर बने रहते हैं, अर्थात विश्वास मत प्राप्त करना बहुत आवश्यक होता है। तीसरा, राज्य का अध्यक्ष ही मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है, ये गलत है। राज्य अध्यक्ष अलग होता है, यहाँ पे राष्ट्रपति होता है, मंत्रिमंडल का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, तो दोनों में अंतर पाया जाता है। तो तीसरा वाला गलत है, पहला दूसरा सही है, ए इसका उत्तर होगा। भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण, राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण क्या हैं? दो में लोकसभा होना चाहिए। एक सेकंड, आप क्या कहना चाह रहे हैं? जी ठीक है, संसद आप सही कह रहे हो, लोकसभा होना चाहिए, लेकिन संसद भी कह सकते हैं, ठीक है। तो यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है, सही है। इसमें संसदात्मक रूप की सरकार है, सही है। सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है, सही है। यह एक एकीकृत शक्ति का प्रावधान करती है। एकीकृत शक्ति का प्रावधान करती है क्या? बहुत लोगों ने आंसर दे दिया है, डी चारों। इसका बी उत्तर होगा, और अमरीश चंचल जी ने इसका सबसे पहले उत्तर दिया है, बी, ठीक है। बाकी भी और अन्य लोगों ने भी दिया है बी उत्तर इसका, ठीक है। मैक्सिमम ने बी दिया है, ठीक है, सही है। तो एकीकृत शक्ति का प्रावधान नहीं करती, शक्तियों का बंटवारा है यहां पे किसी एक को शक्ति, न तो संसद सर्वोच्च है यहाँ पे, न तो न्यायालय को पूरी तरह सर्वोच्च कर दिया गया है, न तो शक्तियों का एक ही जगह केंद्रीकरण है, अर्थात शक्तियां भी विभाजित हैं, कुछ शक्तियां संघ को प्राप्त हैं, कुछ शक्तियां जो है राज्य को प्राप्त हैं, बाद में कुछ शक्तियां स्थानीय सुशासन को भी दिया गया है। तो शक्तियों का विभाजन यहाँ है, एकीकृत शक्ति नहीं है कहीं पर, ठीक है। न तो किसी संस्था को पूर्ण शक्तिमान बनाया गया है। संसद भी संविधान द्वारा संचालित होती है, उसका अतिक्रमण करने पर न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति न्यायालय को मिली हुई है, और न्यायालय भी अपनी हद से अधिक नहीं जा सकता, क्योंकि संसद बैठा हुआ है संविधान संशोधन करने के लिए, ठीक है। फेडरल भी पूरी तरह नहीं है, घोष्ट जी, ये फेडरल भी पूरी तरह नहीं है, ठीक है। फेडरल है, संरचना फेडरल है, इसकी संरचना जो है संघीय है, लेकिन एकात्मक के भी लक्षण प्राप्त हैं। कई मामलों में केंद्र को पर्याप्त शक्तियां मिल जाती हैं राज्यों पर अतिक्रमण करने के लिए। नेट वीक कहां पर है? यहां पर है कि आप क्या हैं ज्ञानचंद्र जी? यहां तो सब ठीक ठाक लग रहा है, बाकी लोग आप रिफ्रेश कर लो, आपका सही हो जाएगा, ठीक है। रिफ्रेश कर लीजिए, या एक काम किया करिए कि जब भी नेट आपका कमजोर फील हो, तो ये प्रयोग मैंने किया है, कई बार सफल हुआ है। आप जो है एयरप्लेन मोड में लगा दीजिए मोबाइल को, अगर मोबाइल चला रहे हैं तो, ठीक है। उसके बाद फिर इसको अगर सही फिर से चालू करेंगे तो बहुत तेज नेट आ जाता है, ठीक है, प्रॉपर नेट आता है। इसके अलावा अगर नेट डिस्कनेक्ट हो गया है तो स्विच ऑफ करके भी देख सकते हैं एक बार, लेकिन वो एयरप्लेन मोड वाला जो मैं आपको बता रहा हूं तरीका, वो ज्यादा सही है, ठीक है। क्वासी फेडरल, यस, तो इसका बी होगा उत्तर, ठीक है, चारों नहीं होगा। भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है? बताइए। अब ये बढ़िया प्रश्न है, छोटा सा लेकिन अच्छा प्रश्न है। यहां पर थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है लोगों को। भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है? जनता है कि संविधान है, कौन है? देखिए, पहला ही उत्तर सही प्राप्त हुआ है, बाद में कई लोगों ने गलत आंसर दिए हैं इसके। राहुल यादव जी, सही आप बोल रहे हैं, जनता जो है प्रमुख स्रोत है राजनीतिक सत्ता का, ठीक है ना।
चुनाव में यही निर्धारित करती है, प्रतिनिधि निर्धारित करती है, राजनीतिक सत्ता कौन प्राप्त करेगा जनता निर्धारित करती है। और संविधान का जो निर्माण भी हुआ है, जो अपनाया गया है जनता के द्वारा, हम भारत के लोग, प्रस्तावना में पहला शब्द ही हम भारत के लोग, तो भारत में निहित है राजनीतिक सत्ता। ए इसका उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की विशेषता इनमें से कौन है? अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की विशेषता पहला है कि, अच्छा आप लोग उत्तर देने लगे। सही बोल रहा है ये। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? बहुत सारे उत्तर प्राप्त हुए हैं। सबसे पहले है उत्तर जय राय जी का है, डी। ऊपर वर्णित सभी तथ्य सही है। ठीक है, सभी सही है। कार्यकारिणी का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति अपने मंत्रिपरिषद का चयन स्वयं करता है। यह जरूरी नहीं कि वो विधायिका में से ही हो, अर्थात चुनकर ही आए हुए लोग, ये जरूरी नहीं है। तीसरा है राष्ट्रपति, और ये एक महत्वपूर्ण बात है कि इसीलिए वो स्थिर होती है, अस्थायी नहीं होती है। विश्वास प्रस्ताव जैसा कुछ नहीं होता है वहां पे। राष्ट्रपति व्यवस्थापिका को भंग नहीं कर सकता, ये भी सही है। राष्ट्रपति जो व्यवस्थापिका होती, विधायिका होती, उसको भंग नहीं कर सकता है, यहां पर भंग करता है। ठीक है ना, लेकिन अध्यक्षात्मक प्रणाली में भंग नहीं करता है। तो ऊपर वर्णित सभी तथ्य सही है, डी इसका उत्तर होगा। भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि, किस तथ्य पर आधारित है भाई? भारत में लोकतंत्र या प्रजातंत्र किस तथ्य पर आधारित है? संविधान लिखित है, यहां मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है, यहां राज्य के निदेशक नीति निदेशक तत्व हैं। ठीक है, ये उत्तर बताना भी चाहिए आपको, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। दिलीप कुंवर जी, सही उत्तर है आपका। सबसे पहले प्राप्त हुआ है, जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। चुनने का अधिकार प्राप्त है, चुन लिया। 5 वर्ष बाद या जब भी चुनाव होगा, अगर पहले मिड टर्म चुनाव होते हैं या पहले ही सरकार भंग हो जाती है, अगर मिली जुली सरकार या किसी भी कारण से, तो फिर बदलने का भी अधिकार प्राप्त है। फिर से चुनाव होंगे, बदल देंगे सत्ता को। ठीक है ना। निम्नलिखित में से किनसे विनिर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है? अर्थात संघात्मक लक्षण कौन कौन से हैं, एक प्रकार से ये बताना है आपको इसमें। बहुत अच्छा प्रश्न है ये। लिखित संविधान जो होता है वह संघात्मक सरकार का ही लक्षण होता है, संघीय लक्षण होता है। ठीक है, इसके अलावा स्वतंत्र न्यायपालिका भी संघीय सरकार का लक्षण होती है। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण भी संघीय लक्षण का होता है। बस अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, ये जो है संघीय लक्षण का नहीं है, ये केंद्रीय लक्षण का है। लेकिन इन तीनों में से जो ए बी डी है, उसमें कौन सा सही होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, मैक्सिमम लोगों ने सही उत्तर दिया है। सबसे पहले उत्तर प्राप्त हुआ है प्रशांत कुमार का, डी उत्तर। ठीक है ना, प्रशांत कुमार का सबसे पहले उत्तर प्राप्त हुआ है। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण। देखिए, संघीय जो लक्षण है उसका जो सबसे, देखिए विशेषताएं तो संघीय लिखित संविधान होगा, संविधान लिखित होगा, न्यायपालिका स्वतंत्र होगी, ये सब तो ठीक है, ये अन्य प्रमुख विशेषताएं हैं। लेकिन जो सबसे मुख्य विशेषता है वो केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण है।
अर्थात केंद्र और राज्य अलग अलग सत्ताएं होती हैं परिसंघीय लक्षण में, और इनको शक्तियां विभाजित होती हैं। जैसे कि भारत में 7वीं अनुसूची में शक्तियों का बंटवारा है साफ साफ कि केंद्र के विषय ये होंगे, राज्य की सूची में ये विषय होंगे, केंद्र अपनी संघ सूची में कानून बनाएगा विषयों पर, राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाएगा, और समवर्ती सूची का प्रावधान है वो अलग चीज है, लेकिन शक्तियों का बंटवारा है। और यही मुख्य विशेषता होती है परिसंघीय संविधान की, जो कि भारत में नहीं थे। तो डी इसका उत्तर होगा। भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली में अंतर का बिंदु निम्नलिखित में से कौन है? भारत की संसदीय शासन प्रणाली, देखिए हम इसलिए आपको पिछले प्रश्न में एक बार और बता दें, तो बहुत लोगों को अभी भी कंफ्यूजन हो, तो लिखित संविधान होते हुए भी यह आवश्यक नहीं है लिखित संविधान जहां वहां पे संघीय व्यवस्था ही अपनाई जाए, लेकिन एक लक्षण होता है ये जरूरी नहीं कि जहां पर न्यायपालिका स्वतंत्र हो वहां पर संघीय लक्षण ही विद्यमान हो, यह आवश्यक नहीं है। ठीक है, तो इसलिए जो है जो सबसे मुख्य चीज होनी चाहिए, केंद्र और राज्य अलग अलग सत्ताएं होनी चाहिए। ठीक है, दोनों एक दूसरे के क्षेत्र में अतिक्रमण न करें, लेकिन भारत में थोड़ा एकात्मक लक्षण के साथ है। ये पूरी तरह अमेरिका की तरह नहीं है, यूएसए की तरह नहीं संघवाद है यहां पे। बताइए इसका उत्तर। भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली में अंतर का बिंदु निम्नलिखित में से कौन सा है? अंतर पूछ रहा है। प्रिंस तिवारी जी, आपका सही उत्तर है, और एक दो लोगों ने ही इसका सही उत्तर दिया है। बी, न्यायिक समीक्षा, न्यायिक पुनरावलोकन। देखिए, भारत और ब्रिटेन में जो संसद है उसमें अंतर क्या है? ब्रिटेन की संसद सर्वोच्च है, ब्रिटेन में संसद सर्वोच्च है, भारत में संविधान सर्वोच्च है। ब्रिटेन में संसद सर्वोच्च इसलिए क्योंकि संविधान वहां लिखित नहीं है, तो संसद जो कानून बनाएगी उसकी न्यायिक समीक्षा कोर्ट नहीं करती है, न्यायालय में नहीं होती है। लेकिन भारत में इसका उलट होता है, संविधान सर्वोच्च है, संसद बधी हुई है, वो संविधान के ऊपर नहीं जा सकती और मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं कर सकती है। तमाम जो है संसद पर भी बंधन आरोपित किए गए हैं, और न्यायालय को संविधान का क्या बनाया गया है? अभिभावक बनाया गया है कि संविधान को का अतिक्रमण कोई करे, असंवैधानिक कोई कार्य हो तो उसको असंवैधानिक घोषित करे। तो इस तरह से यहां पे संसद संप्रभु नहीं है भारत में, जबकि ब्रिटेन में संप्रभु है। और न्यायिक समीक्षा उसका सबसे बड़ा कारण है। न्यायिक समीक्षा का जो प्रावधान है, जुडिशियल रिव्यू, भारत में यूएसए से लिया गया है। अमेरिका के संविधान का भी लक्षण न्यायिक समीक्षा वहां पर पाया जाता है कि संसद कोई कानून बनाएगा, कोई सरकार कोई कानून बनाएगी तो उसकी न्यायिक समीक्षा सुप्रीम कोर्ट कर सकती है, न्यायालय कर सकती है। बी इसका उत्तर होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और अंत में दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। अरे, भारत के संविधान में एक संघीय प्रणाली का प्रावधान है और दूसरा है उसने एक बहुत शक्तिशाली केंद्र की रचना की है। उत्तर देना शुरू हुआ गया आप लोगों का? अब बताइए, भारत के संविधान में एक संघीय प्रणाली का प्रावधान है, उसने एक बहुत शक्तिशाली केंद्र की रचना की है।
अभी आ गया होगा। नेट की प्रॉब्लम आ गई थी। ठीक है, अब ओके। इसका उत्तर किसने सही दिया है? अरे बहुत सारे उत्तर प्राप्त हुए, लगभग 25-30 लोगों ने उत्तर दे दिए इसके। इसका जो सही उत्तर होगा बी होगा, और घोस्ट बेनिफिशियरी ने इसका सबसे पहले उत्तर दिया है। दोनों ए और आर सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। भारत के संविधान में एक संघीय प्रणाली का प्रावधान तो है। संघीय प्रणाली का प्रावधान कैसे है कि भारत में राज्य और केंद्र अलग अलग सत्ताएं होती हैं, इन दोनों को अलग अलग शक्तियां मिली हुई हैं। दूसरा है, उसने एक बहुत शक्तिशाली केंद्र की रचना की है। ढेर सारी जो है शक्तियां, समवर्ती सूची से संबंधित शक्ति हो, अवशिष्ट शक्तियों से संबंधित शक्ति हो, आपातकाल संबंधी शक्ति हो, तो ढेर सारी शक्तियां देकर के केंद्र को शक्तिशाली बनाया है। तो ये भी सही है, लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। अगर संघीय प्रणाली सही ढंग से होगा तो केंद्र बहुत ज्यादा शक्तिशाली नहीं होगा, राज्यों को भी पर्याप्त शक्ति मिली होगी। भारत में कुछ स्पेशल है, इसमें केंद्र को ज्यादा शक्तिशाली बनाया गया है संघीय प्रणाली होते हुए भी। इसीलिए भारत को अर्ध संघीय कहा जाता है, एकात्मक के साथ साथ संघीय कहा जाता है। तो इसमें दोनों ए और आर सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ठीक है ना? एकात्मक के साथ साथ संघीय कहा जाता है। इसमें दोनों ए और आर सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन एक भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन एक भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है? केंद्र संघीय लक्षण नहीं है। राहुल यादव, बिल्कुल सही है आपका उत्तर। इकहरी नागरिकता, एकल नागरिकता जो है एकात्मक सरकार का लक्षण होती है, न कि संघीय सरकार का। बाकी केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा संघीय लक्षण है। पूर्ण रूप से लिखित संविधान हो, जटिल संविधान हो, यह संघीय लक्षण होगा। स्वतंत्र न्यायपालिका, यह संघीय लक्षण है। लेकिन एकल नागरिकता, एकल जो चीज लगी होगी अर्थात एकात्मक को वो दृष्टिगत कर रही है, तो ये इसका उत्तर होगा सी, इकहरी नागरिकता। इकहरी नागरिकता भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है। भारतीय संविधान में एकात्मक और संघात्मक दोनों ही विशेषताएं मौजूद हैं। भारतीय संविधान के संघात्मक लक्षणों में क्या क्या है? लिखित संविधान, कठोर संविधान, केंद्र तथा राज्यों में शक्तियों का वितरण, न्यायपालिका की सर्वोच्चता एवं स्वतंत्रता, द्विसदनात्मक विधानमंडल, ये सभी संघीय लक्षण है। द्विसदनात्मक विधानमंडल मतलब राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व होता है ना, इसलिए। जबकि एकात्मक लक्षणों के अंतर्गत एकल नागरिकता, राज्यपालों की राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति, आपातकाल की घोषणा, समझौतों को लागू करने में संसद की शक्ति, अंतर्राष्ट्रीय समझौतों आदि का उल्लेख किया जा सकता है। ठीक है। भारत में संघीय व्यवस्था से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा सही है? एक दो तीन चार करके आप उत्तर दे सकते हैं तो दीजिए। 1 2 3 4 करके उत्तर दीजिए इस प्रश्न का। भारत में संघीय व्यवस्था से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा सही है? संविधान शासन की मूल संरचना के लिए एक संघीय व्यवस्था की प्रस्तावना करता है। अच्छा, एकात्मक झुकाव का उसमें सशक्त मिश्रण है। दोनों संघ तथा राज्य विधायिकाएं प्रभुता संपन्न है। विधायिकी, वित्तीय और न्यायिक शक्तियां संघ तथा उसकी इकाइयों के मध्य विभाजित कर दी गई हैं। बताइए कौन से सही है? किसी ने उत्तर नहीं दिया है अभी तक। सही उत्तर किसी का प्राप्त नहीं हुआ है। अरे अभी भैया हमने पिछले ही प्रश्न में चर्चा की है। इतनी जल्दी भूल गए ना? किसी का भी उत्तर सही नहीं है अभी।
जी, अभी पंकज जी ने उत्तर दिया है सबसे लास्ट में, पंकज शुक्ला 1 और 2। ठीक है, संविधान शासन की मूल संरचना के लिए एक संघीय व्यवस्था की प्रस्तावना करता है। संघीय व्यवस्था है भारत में, राज्य अलग है, केंद्र अलग है, एकात्म अर्थात शक्तियों का विभाजन है। दूसरा है एकात्मक झुकाव का उसमें सशक्त मिश्रण है, एकात्मक के लक्षण है। 1 2 तो बिल्कुल सही है। तीसरा है दोनों संघ तथा राज्य विधायिकाएं मतलब संसद और विधानमंडल प्रभुता संपन्न है। क्या प्रभुता संपन्न है, प्रभुत्व संपन्न है? बिल्कुल नहीं है, संविधान के द्वारा संचालित होती है। ठीक है ना, संविधान में इनका जिक्र किया हुआ है, संविधान सर्वोच्च है, यहाँ पे संप्रभु नहीं है संघ और राज्य की विधायिकाएं। तो तीसरा गलत है, अभी हमने चर्चा की थी, इसको दूसरे तरीके से पूछ लिया बस यहाँ पे। चौथा है विधायकीय, वित्तीय और न्यायिक शक्तियां संघ तथा उसकी इकाइयों के मध्य विभाजित कर दिए गए हैं। देखिए, ये सार्वभौमिक रूप से सत्य नहीं है। पहली बात तो विधायकी कई कार्य हैं, चाहे रक्षा के मामले में हो, विदेश मामले में हो, वो पूरी तरह संघ को शक्तियां मिली हुई हैं। न्यायिक शक्तियों की बात करें तो न्यायिक शक्तियां बंटवारा नहीं, न्यायपालिका हमारी एकीकृत है, न्यायपालिका एकीकृत है। कॉन्सेप्चुअल वीडियो अलग से आता है। अभी 10 बजे वरोनिका जी कॉन्सेप्चुअल वीडियो अपलोड होगा। आपको मैंने शुरुआत में बताया, जो लोग अभी ऐड हुए हैं उनको बता दूं कि अभी क्लास खत्म होगी और 10 बजे संविधान की जितने महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं उन पे चर्चा, विस्तृत चर्चा पर एक मेरा वीडियो आएगा, 10 बजे आएगा, उसको आप अवश्य देखिए। वो लाइव नहीं होगा, वो वीडियो होगा, स्ट्रीमिंग होगी, उसमें आप लोग कमेंट कर सकते हैं, लेकिन स्ट्रीमिंग जिसमें लिख कर आता है उसमें वो लाइव बस कहने मात्र का होता है, वो लाइव नहीं होता है। लाइव मतलब ये, जैसे मैं आया हूं आपके सामने लाइव कर रहा हूं, ये लाइव है, वो लाइव वीडियो नहीं होता है। उसको आप देखिएगा, संविधान से जुड़ा लगभग 82-84 अनुच्छेद हमने उसमें चर्चा की है, बाकी के अनुच्छेदों की चर्चा कल करेंगे। क्योंकि प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू इन सबको वो कवर करता है, इससे बाहर से कुछ नहीं आना, इसलिए वो वीडियो आप अवश्य देखिएगा जो 10 बजे आएगा। ठीक है, नहीं कंफ्यूजिंग नहीं है। अमरीश चंचल जी, हमने आपको बताया ना कि ये सार्वभौमिकता में सत्य नहीं है, और खासकर आप विधायकी और वित्तीय शक्तियों की बात अगर कर दें, ठीक है, उसमें बंटवारा तो है भी, लेकिन न्यायिक शक्तियां जो हैं वो बंटवारा नहीं उनका। न्यायिक शक्तियां, न्यायपालिका जो है वो एकीकृत है, न्यायपालिका यहां पर एकीकृत न्यायपालिका है, न्यायिक शक्तियां विभाजित नहीं है। तो नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। जी प्रिंस जी, मॉर्निंग करंट की क्लास चली थी, वो परीक्षा खबरी मेरा करंट डेली आएगा ही आएगा इसी चैनल पे। इसके अलावा स्पेशल क्लास मैंने करंट अफेयर्स की दी थी आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे। लर्निंग ऐप पे आपको दिया था स्पेशल क्लास, पहली क्लास थी वो, दूसरी क्लास कल, आज शेड्यूल करेंगे, कल सुबह वो क्लास रहेगी। मैं आपको टाइमिंग बता देता हूं, 8:30 बजे वो क्लास रहेगी। 8:30 बजे आप लोग पुनः कल अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे जाकर के मेरी करंट अफेयर्स की क्लास देख सकते हैं। बाकी हमारा जो ग्रुप है उसमें अगर आप लोग हैं तो नोटिफिकेशन उसमें चला जाएगा जब भी मैं उसको। लर्निंग ऐप पर प्लस क्लासेस पेड होती हैं, स्पेशल क्लासेस पेड नहीं होती हैं। स्पेशल क्लासेस लर्निंग ऐप पे फ्री होती हैं, और सारी भी बहुत ज्यादा जो कोर्सेज हैं फ्री हैं, बहुत सारा चीज आपको फ्री मिल जाएगा। लेकिन प्लस कोर्स में क्या है मैं आपको बता दूं, अब आपने जिक्र किया है तो बता ही देते हैं। प्लस कोर्स क्या है कि आप लर्निंग ऐप पे जाएंगे जब, तो आप यूपीपीएससी या यूपीएससी जिसकी भी तैयारी करेंगे तो आपको ये ऑप्शन आएगा इस तरीके का सब्सक्रिप्शन का। तो सब्सक्रिप्शन में आपको 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने, 1 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने, 24 महीने तक का सब्सक्रिप्शन आएगा। तो ये सब्सक्रिप्शन पे जब कंटिन्यू करेंगे तो उसके बाद रेफरल कोड, इंटर रेफरल कोड आएगा। इंटर रेफरल कोड कर देंगे तो UD10, ये मेरा रेफरल कोड है, उत्कर्ष द्विवेदी 10 UD10। इसको आप रेफरल कोड की जगह
क्लिक करेंगे और उसके बाद 10% आपको जो भी फीस रहेगी उसमें छूट मिल जाएगी। इसके अलावा मैंने आपको बताया है कि जो भी UD10 रेफरल कोड यूज करके अनअकैडमी पे जा रहा है, प्लस कोर्स ज्वाइन कर रहा है, वो उसको मैं कुछ चीजें अपने तरफ से प्रोवाइड कराऊंगा। 9453775039 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, उस पर आप बस ये स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। दूसरी बात है कि UPPSC UPSSC में सब्सक्रिप्शन का मतलब ये होता है कि आपने सब्सक्राइब कर लिया है अगर एक बार, तो 1 वर्ष 2 वर्ष जो भी आपने किया है, तो जो भी भर्ती आएगी उससे संबंधित जो भी क्लासेस चलेंगी, चाहे वो ऑप्शनल सब्जेक्ट की क्लास करे चले, प्री की क्लास चले, मेंस की क्लास चले, इस सेक्शन में जितनी भी क्लासेस चलेंगे प्लस में पेड चलेंगे, वो आपको उसी सब्सक्रिप्शन में आपको कुछ अलग से पे नहीं करना पड़ेगा, सब आपको मिलेंगे। इसके अलावा PDF आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिलता है। आंसर राइटिंग से लेकर के, आंसर राइटिंग तो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा ही, करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्विज, MCQs, टेस्ट और बहुत सारी चीजें आपको, ग्रुप डिस्कशन, आपके समस्याओं का समाधान करने के लिए सेशंस, ये सब चलेंगे। और आप वर्ष भर या 2 वर्ष जो भी है वो कभी भी आप वो क्लास कर सकते हो, कोई भी क्लास, किसी भी एजुकेटर की क्लास, कोई बाध्यता नहीं होती। ये उसमें आपका फायदा होता है। तो आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं 1-2 वर्ष के लिए और आराम से फुर्सत में पढ़ाई कर सकते हैं। लेकिन ये UD10 जरूर आप क्लिक करिएगा, इससे आपको 2 फायदे होंगे। पहला फायदा तो छूट मिलेगी 10% की, या उस समय कुछ एक्स्ट्रा छूट अगर रहेगी तो। दूसरी बात है कि मेरे व्हाट्सएप पे आप संपर्क करेंगे तो आपको मैं एक्स्ट्रा चीजें प्रोवाइड कराऊंगा और आपको वहां पर भी मदद करूंगा प्लस कोर्सेज में, क्योंकि मुझे वहां पे आपके साथ इस रेफरल कोड के साथ प्लस में मुझे भी ऐड कर देंगे कि आप इनको देखिए, आपके थ्रू आए हैं। नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, बताइए इसमें कौन से सत्य है। आज लग रहा है बहुत सारे क्वेश्चन दिया है क्या। राजनीतिक दल लोकतंत्र के जीवन रखते हैं। दूसरा है लोग खराब शासन के लिए समांतर राजनीतिक दलों को कोसते हैं। कौन सा सही होगा। जी सब प्रिंस जी, RO से ही नहीं, जितने भी एग्जाम UPPSC UPSSC में होते हैं उन सभी की तैयारी से संबंधित वहां कोर्स चलते ही हैं। आप एक बार सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 1-2 वर्ष तक आप कुछ भी पढ़ सकते हैं। UD10 याद रखिएगा, ये रेफरल कोड मेरा। स्पष्टीकरण है भाई, स्पष्टीकरण क्यों नहीं है। विवेक सिंह जी सही है आप। NP जी सबसे पहले आपका उत्तर आया है AR दोनों सही है और R सही स्पष्टीकरण है का। सीधी सी बात है, राजनीतिक दल लोकतंत्र के जीवन रक्त होते हैं। लोकतंत्र में राजनीतिक दलों का क्या महत्व होता है। राजनीतिक दल सरकार बनाते हैं, सरकार की आलोचना करते हैं और क्षेत्रीय जो समस्याएं होती है उसको उठाने का काम करते हैं। राजनीतिक दलों का काम होता है। तो लोकतंत्र का जो उद्देश्य है उसका पूरा किया जाता है राजनीतिक दलों के द्वारा। प्रतिनिधि अकेले तो चुनकर जाता नहीं है, राजनीतिक पार्टी होती है, उसी के प्रतिनिधि होते हैं, वहीं से प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल बनता है। तो सही है, लोग खराब शासन के लिए समांतर राजनीतिक दलों को कोसते हैं, ये भी सही है। खराब शासन होगा, राजनीतिक दल जो सत्ता में होगी उसको कोसते हैं लोग कि इसने खराब काम किया है। और कोसते तो चाहे जैसी सरकार रहे, कोई भी ऐसी सरकार मुझे याद नहीं वर्तमान सरकार को लेकर के, अभी तक जितनी सरकारें मैंने देखी हमको नहीं याद है किसी ने तारीफ की है सरकारों की, क्योंकि अपेक्षाएं ज्यादा होती हैं। अपेक्षाएं ज्यादा होती हैं और व्यक्तिगत अपेक्षाओं की पूर्ति कोई नहीं कर सकता है, ये सत्य है। करना तो सब अपने से होता है, मौके उपलब्ध करवाने चाहिए। सरकार को चाहिए कि मौके उपलब्ध कराए, लोगों की स्वतंत्रता पर बाधा न, स्वतंत्रता को न बाधित करे, लोगों को पर्याप्त अवसर हो और उसी की तलाश होती है। करना सब कुछ अपने को होता है, सरकार कुछ नहीं करती। सरकार से बहुत ज्यादा अपेक्षा करना सही नहीं तो आलोचना ही करेंगे आप, जो भी सरकार आएगी। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। इसका समझ में आया ना, इसका उत्तर होगा, कोई डाउट तो नहीं है। भारत में संघवादिता व्यवहारिक नहीं है, भारत एक संघीय राज्य नहीं है। बताइए
संघवादिता व्यवहारिक नहीं है और भारत एक संघीय राज्य नहीं है। इसका क्या उत्तर होगा? शिखर एस, बिल्कुल सही उत्तर है आपका और बहुत अच्छा उत्तर आपने दिया है। ये प्रश्न बहुत अच्छा है, ठीक है, ये प्रश्न काफी अच्छा है। टैकल करना इसको इतना आसान नहीं है, स्वतंत्र रूप से आप टैकल कर सकते हैं, परीक्षा हॉल में जब जाएंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है ना। तो सी इसका उत्तर होगा, ए सही है, आर गलत है। भारत में संघवादिता व्यवहारिक नहीं है, क्यों? यहां एकात्मकता भी है, एकात्मकता का लक्षण भी व्याप्त है। संघवादिता मतलब पूरी तरह संघ हो, राज्यों को स्वतंत्रता प्राप्त हो, पूरी तरह अधिकार संपन्न हो राज्य, केंद्र हस्तक्षेप न करे उनके मामले में। भारत में ऐसा नहीं, भारत तो राज्यपाल बैठा दिया है हस्तक्षेप करने के लिए ना, तो संघवादिता व्यवहारिक नहीं है। भारत एक संघीय राज्य नहीं, ये कहना गलत है, भारत एक संघीय राज्य है, संघीय राज्य है भारत, ठीक है, फेडरल स्टेट। तो हालांकि फेडरल शब्द का प्रयोग कहीं भी नहीं हुआ है संविधान में, यह बात ध्यान रखिएगा। भाग 1 में यूनियन ऑफ स्टेट्स का वर्णन है, न कि फेडरल ऑफ स्टेट का, लेकिन जो संरचना है वो संघीय है। जी, एग्जाम में टैकल हो जाएगा और तभी टैकल होगा जब ज्यादा प्रश्न सॉल्व करेंगे। इस तरीके से एमसीक्यू सॉल्व करेंगे तो डर भाग जाएगा, पता भी नहीं लगेगा डर कहां गया। इसीलिए पढ़ने से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है क्वेश्चंस को सॉल्व करना, चाहे प्रीलिम्स हो चाहे मुख्य परीक्षा हो। तो आप लोग यदि प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं, मुख्य परीक्षा की तैयारी नहीं कर रहे हैं, तो बेईमानी है तैयारी करना। मुख्य परीक्षा आपकी पहली तैयारी, सबसे पहले तैयार होना चाहिए मुख्य परीक्षा। उसमें भी सबसे पहले आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट से याद आया कि समाजशास्त्र मैं पढ़ाने जा रहा हूं। आप लोगों को अगर क्लासेस करनी है समाजशास्त्र की तो संपर्क कर सकते हैं मुझसे, जो मेरा दिया गया नंबर है 9453775039। जिन्होंने नहीं सुना हो थोड़ा सा बैक करके सुन लें यार, बहुत बार बोल दिए। धन्यवाद शिखर जी। तो ये समझ में आया ना। अगला, भारत की संघात्मक संरचना का मुख्य उद्देश्य उसकी बहुआयामी विविधताओं में से एक राष्ट्र का निर्माण करना और राष्ट्रीय एकता को संरक्षित करना था। जी 1 घंटा हो गया, बंद करें सुमित जी? आप लोग कहें तो बंद करते हैं, 1 घंटा हो गया। 2-3 प्रश्न और होंगे, ज्यादा नहीं होंगे। आज मुझे लग रहा है ज्यादा उसने प्रश्न जो है दे दिए हैं। भारत की फिलॉसफी अभी नहीं, फिलॉसफी नहीं, ठीक है ना। फिलॉसफी इंग्लिश हिंदी दोनों में हमारी क्लासेस चलने वाली हैं। आप हमारे जय हो स्टडी चैनल पे देख लीजिएगा, अलाउंस बहुत जल्द होगा। उसमें फिलॉसफी और हिस्ट्री इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में चलने वाली। जी अखिलेश जी, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं कभी कोई मदद की आवश्यकता हो तो, ठीक है। भारत की संघात्मक संरचना का मुख्य उद्देश्य उसकी बहुआयामी विविधताओं में से एक राष्ट्र का निर्माण करना और राष्ट्रीय एकता को संरक्षित करना था। रीजन दिया है, विविधताओं के समंजन से एक सशक्त न कि कमजोर भारतीय राष्ट्रीयता का निर्माण हुआ है। तो आपकी नजर में कौन सा सही होगा इसमें? ठीक है, सबका उत्तर सही है। बी, ए और आर दोनों अपने आप में सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है। बहुत साधारण सी बात है ये। भारत की संघात्मक संरचना मुख्य उद्देश्य इसकी जो बहुआयामी विविधता है, विभिन्न राज्य हैं, विभिन्न संस्कृतियों के पोषक हैं, उनसे मिलकर एक राष्ट्र का निर्माण करना और राष्ट्रीय एकता को इस तरह से संरक्षित करना। दूसरा, विविधताओं के समंजन से एक सशक्त न कि कमजोर भारतीय राष्ट्रीयता का निर्माण हुआ है। तो एक सशक्त बनाते हैं राज्य जो है,
राज्य इस तरह का कार्य करते हैं कि केंद्र सशक्त बने, ऐसा कहा भी गया है। तो इस तरह असरेशन और रीजन दोनों सही है, और रीजन असरेशन की सही व्याख्या करता है। अखिलेश जी, ऐसे लोगों पर ध्यान मत दें, ये सब समाज की गंदगी है, ठीक है ना। ये सब अधिकारी बनने पर क्या करेंगे भगवान ही मालिक है, इसलिए मैं इनको गॉड ब्लेस ही कहूंगा। भारतीय संविधान के वृहद होने का क्या कारण है बताइए। इसमें सबसे प्रमुख कारण आपको बताना है। इसमें अनेक संविधानों के अनुभव, सारे जो रीजंस दिए हैं ABCD चारों ही सही है, लेकिन सबसे सही जो सबसे सही कारण है वो आपको बताना है। वृहद होने के ये जो चारों रीजंस दिए हैं ये चारों ही सही हैं। सबसे प्रमुख जो है वो देखिए, ठीक है। प्रिंस तिवारी जी एकदम सही है। संघ और राज्य सरकारों का संविधान एक में ही नहीं थे। अब जैसे अमेरिका का संविधान है बहुत छोटा है, 7 ही अनुच्छेद है उसमें। उसका रीजन है कि राज्य अपना अलग संविधान रखते हैं, केंद्र अपना अलग संविधान रखता है। लेकिन भारत में संघ और राज्यों का अलग अलग संविधान है। कई भाग हैं जो राज्यों के बारे में अलग से वर्णन करते हैं, केंद्र के बारे में एक अलग भाग है, ठीक है ना। केंद्र राज्य संबंध अलग भाग हैं। तो इस तरह से राज्यों का संविधान अलग है, संघ का अलग संविधान है। इसीलिए संविधान हमारा बहुत बड़ा है, विश्व का सबसे बड़ा संविधान। तो डी इसका उत्तर होगा। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा है? यह प्रश्न अभी 2019 BCS में आया भी था। सहकारी संघवाद किसने कहा है भारतीय संविधान को, भारतीय संघवाद को? सुधा सरोज जी, आपका उत्तर सही है। जी ऑस्टिन, ठीक है, ए इसका उत्तर होगा। जी ऑस्टिन ने सहकारी संघवाद कहा है भारतीय संघवाद को। किसने कहा था भारत अर्ध संघात्मक राज्य है? किसने कहा था कि भारत, फैक्चुअल याद क्या, बार बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो याद हो जाएंगे। ये सब चीजें चूंकि अब पूछी जा रही हैं तो कभी भी PCS फैक्ट को नहीं छोड़ेगा, ये तो तय है। यहां तक कि UPSC भी 10-15 प्रश्न ऐसे देता है जो डायरेक्ट होते हैं, वो फैक्चुअल होते हैं, उसमें कुछ लॉजिक नहीं लगाना रहता। जैसे ये शब्द अभी चर्चा में रहा, क्या है, इस ढंग से प्रश्न। यहां पे थोड़ा सा स्तर छोटा होता है UP PCS का, तो इस तरह के प्रश्न करता है, ठीक है। सुमित मिश्रा, सबसे पहले उत्तर आपका प्राप्त हुआ है सही। केसी वियर ने भारत को अर्ध संघात्मक राज्य कहा था। भारतीय संविधान के विषय में निम्नलिखित कथन निम्न में से किसका है कि भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है? कह के चले गए, जी का जंजाल हम लोगों का हो गया। अभी का क्या कहेंगे, अभी वर्तमान में कोरोना संकट है, अभी सब तो शांत चल रहा है। लेकिन 1 वर्ष पहले तो इतनी सारी योजनाएं, इतनी सारी विदेश यात्राएं, सब कुछ याद रखना बहुत कठिन। तो हमेशा ऐसी चीजें होती हैं। अंबेडकर साहब ने कहा था, सोनी वर्मा जी। अच्छा, यूपी एग्जाम सपोर्ट सबसे पहले उत्तर आपका आया है, ए इसका उत्तर होगा। BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर ने कहा है। बाकी भी लगभग सभी ने इसका उत्तर सही दिया है। निम्नलिखित में से किस एक का कथन है कि संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है?
दोस्तों ये गलती से मैंने अंबेडकर जी बता दिया, डी इसका उत्तर होगा, केसी वियर। ठीक है, तो डी किसी ने उत्तर दिया था इसका, डी यूपी एग्जाम सपोर्ट नहीं दिया था, डी इसका उत्तर। केसी वियर ने कहा था कि भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। अर्थात कठोर और लचीला का संतुलन है भारतीय संविधान में, अर्थात कुछ प्रावधान इसके आसानी से अर्थात साधारण संशोधन से साधारण तरीके से संशोधित किए जा सकते हैं, और कुछ प्रावधानों को संशोधित करने के लिए विशेष जो प्रक्रिया है अपनाई जाती है। इसका कहने का मतलब ये होता है, और केसी वियर ने यह बात कही है। डी इज राइट। निम्नलिखित में से किस एक का कथन है कि संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है? ये किसका कथन है? अब आंसर आप इसका स्टार्ट करिए देना। ठीक है, हाँ शिल्पी जी आपने भी आंसर सही दिया था इसका, डी। दलीप कुंवर, सी उत्तर सही होगा। ये भीमराव अंबेडकर ने कहा था, ठीक है, कि संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है, भीमराव अंबेडकर ने कहा था। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में चक्र किसका प्रतीक है? भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में चक्र किसका प्रतीक है? नन्हे सम्राट का उत्तर आया है भाई बी। ठीक है, नन्हे जी ने उत्तर दिया है बी, न्याय का। सही है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में चक्र जो है न्याय का प्रतीक है। ठीक है, 24 तीलियां हैं और न्याय का प्रतीक है। भारतीय संविधान को अब 2 प्रश्न और बाकी हैं, ये दोनों कर लीजिए समाप्त। भारतीय संविधान को प्रायः जीवंत दस्तावेज कहा जाता है क्योंकि पहला है, भारतीय संविधान में समाज की परिवर्तनशील आवश्यकताओं के अनुरूप परिवर्तन किया जा सकता है। दूसरा है, संविधान राजनीतिक वर्ग और न्यायपालिका दोनों के द्वारा व्याख्या के लिए पर्याप्त नम्यता प्रदान करता है। सी इसका उत्तर होगा। दलीप कुंवर, आपका उत्तर एकदम सही है। भारतीय संविधान में समाज की परिवर्तनशील आवश्यकताओं के अनुरूप परिवर्तन किया जा सकता है। ठीक है, इसीलिए समय समय पर भारतीय संविधान में संशोधन होते रहे हैं आवश्यकता के अनुसार। कितने संशोधन हो गए? 104 से अधिक संशोधन हो चुके हैं भारतीय संविधान में। वहीं दूसरा है, राजनीतिक वर्ग और न्यायपालिका दोनों के द्वारा व्याख्या के लिए पर्याप्त नम्यता प्रदान करता है। यह भी सत्य है। न्यायपालिका और विभिन्न राजनीतिक वर्ग हैं, वो अलग अलग संविधान में संविधान के जो लक्षणों की व्याख्या अपने अपने सुविधा अनुसार कर लेते हैं। तो 1 और 2, सी इसका उत्तर होगा। भारत में अंतिम प्रश्न है आज का। भारत में फेडरेशन संघ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें स्वतंत्र न्यायपालिका और द्विसदनात्मक व्यवस्था संबंधी विशेषता निहित है। भारतीय संविधान में फेडरेशन शब्द का कहीं भी प्रयोग नहीं किया गया है। इसे प्रकृति में अर्धसंघीय के रूप में वर्णित किया गया है। जी, संविधान का एपिसोड जो 10 बजे आएगा हमारा, उसमें ये सभी चीजें मैंने बताई है। मुख्यतः वो अनुच्छेदों पर चर्चा है। बेसिक पे एक और वीडियो में ले आ दूंगा, जितनी भी बेसिक चीजें ऐसे ये सब हुआ उस पे। और हालांकि ये सब चीजें जहां पर इनका प्रयोग हुआ है वहां मैंने चर्चा की है, तो आप 10 बजे वाला वीडियो अवश्य देखें। तो क्या उत्तर दिया आप लोगों ने? अमरीश चंचल जी, आपका उत्तर सही है। सबसे पहले आपका उत्तर प्राप्त हुआ है ए। तीनों ही कथन सत्य हैं। स्वतंत्र न्यायपालिका है, द्विसदनी व्यवस्था है, ये दोनों ही फेडरेशन या संघ का वर्णन करते हैं, संघ की विशेषताएं। भारतीय संविधान में फेडरेशन शब्द का कहीं भी प्रयोग नहीं किया गया, अभी हमने ही चर्चा की थी किसी प्रश्न में। तीसरा, इसे प्रकृति में अर्धसंघीय के रूप में वर्णित किया गया है। अर्धसंघीय हमने आपको अभी बताया भी था। अर्धसंघीय किस लिए? क्योंकि एकात्मक के लक्षण विद्यमान है, पूर्णतः संघीय नहीं है। तो तीनों ही सही होगा, ए इसका उत्तर होगा। ठीक, ए इसका उत्तर होगा। ए देने वाले सब सही हैं। तो आज थोड़ा सा लंबा चला, आज ज्यादा क्वेश्चन दे दिया था इन्होंने।
तो कोई डाउट तो नहीं आप लोगों को? राजनीतिक वर्ग द्वारा व्याख्या आधिकारिक रूप से नहीं होती। ये यहां पर शब्द में जाइए, ये पूरा आप सेंटेंस पढ़िए। सेंटेंस को जब आप पढ़ेंगे तब आपको लॉजिक पता चलेगा कि राजनीतिक वर्ग किस तरह से व्याख्यायित करते हैं उसको, और न्यायालय किस अर्थ में व्याख्यायित करता है उसको। न्यायालय को व्याख्या करने का अधिकार प्राप्त है, इसका मतलब यह नहीं है कि आप संविधान की व्याख्या नहीं कर सकते अपने ढंग से। वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है भारतीय संविधान को, आपको मालूम है? भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है क्योंकि उसमें ऐसी ऐसे प्रावधान है जिसको लोग अपने ढंग से व्याख्यायित कर सकते हैं। अखिलेश चौधरी जी, अब समझ में आया आपको? क्लियर हुआ? आपका जो प्रश्न था उसका उत्तर मैंने दे दिया। उस सेंटेंस को जब आप पढ़ेंगे तो आपको लॉजिक समझ में आएगा। जी, ऐसे ही रोज मजा लीजिए, मजा लेते लेते एग्जाम आ जाएगा, उसमें और ज्यादा मजा आ जाएगा फिर। ठीक है ना? एथिक्स की क्लास ले आए? चलिए इस महीने ले आएंगे, समय नहीं मिलता है तो एथिक्स की क्लास इस मंथ आएगी। अगर YouTube में नहीं आएगा तो प्लस कोर्स में आप ज्वाइन कर लो भाई। प्लस कोर्स UD10 रेफरल कोड आप क्लिक करके ज्वाइन कर ले। वहां पे एथिक्स की क्लास या मेंस की जो भी क्लास ले आऊंगा प्लस में, वो आपको मिलेगी वहां पे। लॉ वालों को भी मैं कह रहा हूं, इंडियन एविडेंस एक्ट अभी ये मैंने पढ़ाया है, तो आप लोग जाकर वहां पढ़ सकते हैं। APO और जो भी सिविल जज वगैरह की तैयारी कर रहे हैं। एक ही शब्द पर न्यायालय भी समय समय पर अलग अलग व्याख्या करता है। बिल्कुल अमरीश जी, आप सही कह रहे हैं। जी ज्योति जी, आप सही कह रही हैं। सेल्फ मोटिवेशन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। आप मोटिवेट तभी होंगे जब आपको अपना लक्ष्य पता हो। अगर आप दूसरे के कहने पर, हाँ ये ऐसे थे, वो ऐसे थे, मैं ऐसे पढ़ाई किया और एकदम गांव से पढ़ा आज IAS बन गया, ढेर सारी कहानी आप सुनते हैं, वो आपकी मोटिवेशन का माध्यम नहीं हो सकती, वो आधार नहीं हो सकती कभी आपके मोटिवेशन का। मोटिवेशन का आधार वही चीज हो सकती है जो कि आपके जीवन पे, आपके पूरे दिलो दिमाग पे उसकी गहरी छाप पड़े। तो ऐसे उदाहरण बहुत कम मिलते हैं कि आपको उससे बहुत ज्यादा, अभी आप जितना देखोगे 1-2 दिन असर रहेगा, एकदम ऊर्जा आ जाएगी, लगेगा क्या कर डालूं जो है 2 ही दिन में पूरा सिलेबस खत्म कर डालूं। लेकिन उसके बाद तीसरे दिन या फिर बैठेंगे तभी से वो गायब होने लगेगा। सेल्फ मोटिवेशन का अर्थ होता है कि अपनी खुद का जुनून आपका जब तक जागृत नहीं होगा, किसी चीज को पाने की उत्कट जो लालसा है वो जागृत नहीं होगी लक्ष्य तक पहुंचने के लिए, और आपको कुछ करना है बाद में, जब तक ये निर्धारण नहीं होगा। सिर्फ पढ़ाई तक ही सीमित नहीं रहेंगे, जब तक लक्ष्य के बारे में नहीं सोचेंगे तब तक पढ़ाई भी उस तरीके नहीं हो पाएगी। मोटिवेशन का होना इसीलिए जरूरी है। अखिलेश जी, आप हमसे संपर्क करिएगा, हम आपको कुछ उपाय बताएंगे। ठीक है ना? बहुत कुछ है इस समय तो इनोवेशन का जमाना है। आप जो करना चाहते हो हर फील्ड में आजकल आपको पैसे मिल जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। काफी देर हो गई है। कितना हो गया? 1-1.5 घंटे हो गए लग रहा है। 1.25 घंटे हो गए। तो 10 बजे वाला वीडियो आप देखना मत भूलिएगा, और उसमें भी कोई डाउट हो तो कल बताइएगा। जी धन्यवाद। और आप रोज लीजिए क्लास, और इसके पहले भी हमने जो क्लासेस ली हैं, विशेषकर इतिहास भूगोल की क्लासेस बहुत महत्वपूर्ण है। आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो इतिहास और भूगोल की क्लासेस MCQ की आपको मिल जाएंगी। उसमें देखिएगा, एक एक वीडियो आपको हीरे की तरह, मोती की तरह लगेगा। मतलब उसमें आप उससे बाहर कुछ आने वाला नहीं है।
तो वो वीडियोस आप अवश्य देखें। न सिर्फ एमसीक्यू है बल्कि आपको उसमें सब कुछ, सारा कॉन्सेप्ट मैंने डिस्कस किया है। उसके बाद मैंने विज्ञान प्रौद्योगिकी का क्लास चलाया था, वो भी है उसमें। डेली 8 PM वाले वीडियो में देखिएगा। विज्ञान प्रौद्योगिकी के बाद पर्यावरण पारिस्थितिकी का वीडियो आया, एमसीक्यू खत्म हुआ। अब इस समय ये हमारा पॉलिटी का चल रहा है। पॉलिटी के बाद अब हमारा जो नेक्स्ट होगा, अंतिम जो बचा है, अर्थव्यवस्था बचा है। उसके बाद कुछ नहीं बचेगा, करंट अफेयर्स बचेगा। फिर हम रिवीजन स्टार्ट करेंगे। ये रात 8 बजे वाली वीडियो लगातार चलती रहेगी, लेकिन ये फिक्स है। जो जितने सब्जेक्ट के हमने बनाए, इनका एक प्लेलिस्ट अलग बना है। इनको आप पूरा देख लेंगे, कई बार देख लेंगे तो आपका तैयार हो जाएगा। इसके बाद अर्थात अर्थव्यवस्था जब समाप्त हो जाएगा तो कॉन्सेप्चुअल वीडियोस शुरू होंगे आने। ठीक है, फुल वीडियोस भी आपके लिए ले आया हूं। इतिहास का फुल वीडियो है, विज्ञान का फुल वीडियो है, इकोनॉमिक्स का फुल अभी नहीं आ पाया है, एक ही वीडियो आया है, तो दो वीडियो और देकर उसका फुल दे दूंगा आपको। भूगोल का, विश्व भूगोल का फुल वीडियो आपको मिल जाएगा एक। लेकिन भारत का भूगोल आना बाकी है, वो भी शेड्यूल कर देंगे बहुत जल्द। दोनों को मिलाकर एक वीडियो दे दूंगा, पूरा भूगोल हो जाएगा। तो इस ढंग से बहुत कम मात्रा में 24-24 घंटे का वीडियो देखने कोई फायदा नहीं। मैं प्रयास करता हूं कि आपको बहुत ज्यादा, अगर कोई, जैसे इतिहास बहुत बड़ा है, उसमें प्राचीन इतिहास, मिडिवल हिस्ट्री और फिर आपका आधुनिक भारत का इतिहास, तीनों है, तो ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया। कल जो वीडियो आया था 6 घंटे का वीडियो हो गया। बाकी तो विज्ञान का 3 घंटे का है। इसी तरह भूगोल का आपका 4-5 घंटे में पूरा है, और इकोनॉमिक्स का आपका ज्यादा से ज्यादा रहेगा, 2 घंटे का रहेगा पूरा। पर्यावरण पारिस्थितिकी का 1 घंटे का वीडियो रहेगा, अभी आना बाकी है उसको। ठीक, करंट अफेयर्स, रामायण आता ही रहता है। बाकी स्पेशल वीडियोस आप हमारे स्पेशल क्लास में अनअकैडमी प्लस पे देखते रहिएगा, या अनअकैडमी के स्पेशल क्लास में। नहीं, 10 PM पे लाइव नहीं है, 10 PM पे रिकॉर्डेड वीडियो है, स्ट्रीमिंग होगी, वो आप देखिए। रिजल्ट 2 जून को संभावित है आपका। 2018 के परिणाम के बारे में पूछ रहे हैं, लग रहा है आप, है ना? तो रिजल्ट 2 जून को संभावित है इस बार। बहुत बार रिजल्ट फरवरी से ही रिजल्ट दे रहे हैं अध्यक्ष महोदय, लेकिन इस बार दे देंगे, ये कंफर्म है जी। मेरा टेलीग्राम चैनल है, मैंने अपना नंबर बताया आपको, एक बार फिर नोट कर लें, 9453775039। ये टेलीग्राम नंबर भी है, मेरा व्हाट्सअप नंबर भी है। तो जो लोग जो यूज करते हो संपर्क कर लें, हम आपको ग्रुप का लिंक दे देंगे, उससे आप ज्वाइन कर लीजिएगा। जी, सर्विस में हम, गवर्नमेंट सर्विस में हैं, विजिलेंस डिपार्टमेंट में हम, केंद्र सरकार। एग्जाम का अभी कुछ निश्चित नहीं हुआ है शिल्पी जी। एग्जाम तो आप देख रहे हैं जिस तरह से कोरोना वायरस का अभी बढ़ता जा रहा है, जल्द कुछ हो पाए एग्जाम संबंधी, ये संभव नहीं लग रहा है। अगस्त के बाद ही समझिए सब। नौकरी इस वर्ष, इस जो आए हुए हैं, जो नोटिफिकेशन आए हुए हैं, वो परीक्षाएं हो जाए, बहुत बड़ी बात है। ठीक है, लेकिन ये है कि एक बार परीक्षाएं स्टार्ट हो जाएंगी तो मतलब फिर वो चलेगा सिलसिला। फिर हिस्ट्री आंसर राइटिंग चल तो रही, मैंने जो नंबर बताया आपको, समय ही समय है, लेकिन समय का सदुपयोग करें। जितना समय मिला है उसका सदुपयोग करें। इसी तरह एमसीक्यूज जो है सॉल्व करें, जो भी क्लासेस वो अटेंड करें। घर बैठे आप प्लस कोर्स आपके लिए रामबाण होगा। कुछ भी पढ़िए, वहां पे कोई भी विषय सर्च करके पढ़िए। बस UD10 ये याद रहे, ताकि मैं आपकी हेल्प कर सकूं वहां पे, मेरे कोर्सेज आपको मिल पाए, नोटिफिकेशंस वगैरह। थैंक यू शिल्पी जी। चलिए फिर आप सबको शुभ रात्रि, और शुभ रात्रि नहीं कहेंगे, सॉरी, क्योंकि अभी मेरा वीडियो आने वाला है, तो उस वीडियो के बाद शुभ रात्रि समझ लीजिएगा। उसमें बोला नहीं होगा मैंने, लेकिन शुभ रात्रि।
ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।